भाई स्वागतम है आपका। वेलकम। आज सबका यहाँ पे फर्स्ट क्लास ही है ना? हाँ। कौन बोला नहीं सर? अच्छा, कॉस्टिंग का फर्स्ट क्लास ही है ना? वेरी गुड। तो वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्टिंग की दुनिया में आपका स्वागत है। ये जो बैच हम आपको पढ़ा रहे हैं, इस बैच का टाइटल है 20A। ध्यान रखिएगा अपना बैच नंबर। कभी भविष्य में मिलेंगे तो ऐसे ही है, बताना पड़ेगा। 10 साल बाद, 20 साल बाद, सर बैच नंबर 20A। कभी भी कोई दुख हो जाए, कोई असुविधा हो जाए, कोई समस्या आ जाए, क्लास करते करते, पढ़ाई करते करते, यहाँ से सपोर्ट का ज़रूरत है, तो बताना होगा बैच नंबर 20A का स्टूडेंट हूँ। उसके हिसाब से आपको सारा डिटेल्स भी मिल जाएगा। कभी कुछ एक्स्ट्रा बताया गया हो या फिर कुछ हटाया गया हो, कभी क्लास शेड्यूल चेंज हो रहा है, तो सब कुछ इस बैच नंबर के हिसाब से रेफ़र किया जाएगा। ध्यान रहेगा। इस बैच में आपको हम लोग सीए इंटर के स्टूडेंट्स, सीएमए इंटर के स्टूडेंट्स को बेसिकली पढ़ा रहे हैं। सीए इंटर में कॉस्ट न्यू सिलेबस में 100 मार्क्स का है। अगर कोई ओल्ड सिलेबस का अभी भी बचा हुआ है तो कोई है ओल्ड सिलेबस सीए इंटर? नहीं है। अगर कोई है तो उसको भी इसमें क्लास कराया जाता है और उनके यहाँ ये 50 मार्क्स का आता है। सेम सिलेबस, 50 मार्क्स। ओल्ड सिलेबस में एक चैप्टर कम है। सीएमए इंटर में ग्रुप 1 में कॉस्ट 100 मार्क का पेपर है और ग्रुप 2 में कॉस्ट के साथ एफएम आता है, तो कितने मार्क का पेपर है? हुँ? कितने मार्क का पेपर है? 50 मार्क का पेपर है। ठीक है। तो ये बैच नंबर 20A में हम लोग पहले सीए इंटर वाला लोग और सीएमए इंटर ग्रुप 1 वाला लोग का क्लास करेंगे। सीए इंटर सीएमए इंटर में जितना कॉमन टॉपिक्स है वो साथ में बैठ के करेंगे। फिर सीए इंटर का अगर कुछ अलग से पढ़ाना हुआ तो अलग से बुलाया जाएगा। सीएमए इंटर का कभी मुझे कुछ अलग से पढ़ाना हुआ या नहीं पढ़ाना हुआ तो आपको अलग से बता दिया जाएगा। जब तक सर कुछ बोले नहीं तब तक आप सबको इसमें बने रहना है। जब ये दोनों खत्म हो जाएगा, ठीक, तब सीएमए ग्रुप 2 भी इसी बैच में, इसी शेड्यूल में शुरू होगा। सीएमए ग्रुप 2 का अलग से कोई स्पेशल टाइमिंग नहीं है। जो लोग हमारे यहाँ ग्रुप 1 ग्रुप 2 दोनों रजिस्टर किए हैं तो आपको अलग से कोई टाइम मेंटेन नहीं करना। ग्रुप 1 खत्म होने लगेगा, ग्रुप 2 स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। कौन सा चैप्टर्स किस में है किस में नहीं है वो आप हमारे मैट में कंटेंट में आके जब देखोगे तो सब टिक मार के, क्रॉस मार के सब दे दिया गया। हमारा कंटेंट हम लोग अपने हिसाब से बना रखे। इंस्टीट्यूट जैसे कंटेंट बना रखा है वो हम फॉलो नहीं करते। हम अपने हिसाब से कंटेंट बना रखें जिससे हमें पढ़ने में आसानी हो। ठीक है। इस कंटेंट में जस्ट देख लीजिएगा, एक करेक्शन है। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग नाम का 17 नंबर चैप्टर, वो देखिएगा पहला में टिक है, बाकी दो में क्रॉस है। आपके बुक में अगर बाय मिस्टेक एक ऐसा पेज आ गया जिसमें 2 टिक दिखा रहा है तो उसको ठीक कर लीजिएगा। चेक करिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग 17 नंबर, पहला में टिक है और बाकी दो में क्रॉस है। ठीक है। अगर बाय मिस्टेक आपका बुक में ये पेज में टिक आ गया है, 2 टिक आ गया, क्या ऐसा हुआ है क्या? हाँ, तो आपको एक में टिक करना है, बाकी दो में क्रॉस कर देना है। ठीक है। चैप्टर्स इन जनरल मैं सीक्वेंस में चलाता हूँ जैसे मेरे बुक में दिया हुआ है।
किसी सीक्वेंस में चलती है। कभी भी किसी भी स्टूडेंट का अगर एक क्लास मिस हो जाए तो आप सिस्टम समझ लीजिए कैसे करना है। अगर आपका क्लास मिस हो जाता है तो हर क्लास का, ये जैसे लाइव क्लास चल रहा है तो इसका वीडियो बैकअप प्लान किया हुआ है। ठीक है, वीडियो बैकअप शेड्यूल आपको नोटिस बोर्ड में मिल जाएगा। और इन जनरल ऐसे बनाया हुआ है जैसे आज अगर क्लास 1 हो रहा है ना, तो क्लास 2 के पहले ही इसका आपको 2 बैकअप मिलेगा। ठीक है, मतलब आज अगर क्लास 1 हो रहा है तो जिस दिन क्लास 2 होगा उसके पहले आपको 2 बैकअप का ऑप्शन दिया गया है। ओके, आप क्लास 1 अगर मिस कर जाएं तो आपके पास 2 साधन है। और अगर लगातार 3-4 क्लास मिस कर जाएं तो तीसरा साधन है जिसको हम लोग अपने एसजीसी में फ्लेक्सिबल बैकअप बुलाते हैं। फ्लेक्सिबल बैकअप उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका कोई मेडिकल इश्यूज या कोई ऑफिस इश्यूज या कोई फैमिली इश्यूज या कोई लेट ज्वाइनिंग के कारण काफ़ी चैप्टर्स छूट गया है या लगातार 4-5 क्लास छूट गया है। ऐसा नहीं होना है कि आज का क्लास छूट गया तो हम तो सर इसमें भी नहीं आ पाएंगे, इसमें भी नहीं आ पाएंगे, हम तो इसमें करेंगे। आपको जगह नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको क्लास 1 अगर छूट जाए तो इसका बैकअप 1 या बैकअप 2 में कवर अप करना है। अगर लगातार 2-3 छूट जाए तो आपको एक रीज़न लेटर बनाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हुआ। उसको अथॉरिटी से अप्रूव कराना ऑफिस में, अगर वो मांग ले तो। नहीं भी मांग सकता है अगर जेन्युइन लगा तो, समझ में आ गया तो फिर आप उसका फ्लेक्सिबल बैकअप कर सकते हो। फ्लेक्सिबल बैकअप के अपने नियम कानून हैं। उसको जिस दिन भी पहली बार अवेल करेंगे आपको वीडियो एक्सेस कार्ड एक बनवाना पड़ेगा। फ्लेक्सिबल बैकअप रूम में एक इंचार्ज रहते हैं, वो आपका कार्ड बना के देंगे। उस कार्ड को बनवाने के लिए एक छोटा फोटो लगेगा बस, और आपका बाकी इनवॉइस डिटेल्स। एक स्टूडेंट को एक कोर्स के लिए एक कार्ड दिया जाता है, यानी एक सब्जेक्ट का एक कार्ड है। उस कार्ड में जितने भी जगह हैं उतना ही आप यूज़ कर सकते हैं। एक्स्ट्रा यूज़ करना होता है तो अलग से कार्ड बनता है, वो एक्स्ट्रा कार्ड चार्जेबल होता है। अगर कार्ड खो जाता है तो वो चार्जेबल होता है। तो फ्लेक्सिबल बैकअप की सुविधा को एकदम इमरजेंसी केस में यूज़ करिएगा। ऐसा ग्रांटेड फैसिलिटी बोलकर मत लीजिएगा। जहाँ लगा कि 2-3 क्लास 4 क्लास छूट रहा है और वो अनअवॉइडेबल है तो हम आपकी पूरी मदद करेंगे। लेकिन अगर आप जैसे सुबह क्लास थी, आपका नींद लेट से खुला, ठीक है, शाम को किसी के बर्थडे पार्टी में जाना था इसलिए आप क्लास नहीं आए, तो इसकी सुनवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट एक और आपको बात बता दें कि हम लोग यहाँ पर जब आपके साथ पढ़ रहे हैं तो आपका एवरीडे अटेंडेंस को भी मॉनिटर कर रहे हैं। आज का अटेंडेंस होगा तो अटेंडेंस से अगर आप लाइव क्लास या वीडियो बैकअप 1 या वीडियो बैकअप 2 3 में से एक में से कोई भी क्लास कर लेते बिना फ्लेक्सिबल बैकअप की सुविधा अवेल किए, ठीक है, इसका काउंटिंग नहीं करेंगे। इन 3 में से कोई भी और करके क्लास कर लेते हैं और पूरा क्लास 100% यहाँ पे अटेंड करते हैं तो आपके लिए कोर्स ख़त्म होने पे एक प्राइज़ है। मैं इनको मानता हूँ, ये तपस्वी लोग हैं, बहुत सारे सेक्रीफाइस कर करके ये लोग पढ़ाई करते हैं, तो इनको सल्यूट करना बनता है। तपस्वी अवार्ड मिलेगा आपको अगर आप इन 3 में से अपना क्लास कर लेंगे। जैसे ही फ्लेक्सिबल बैकअप की सुविधा उठाई आप इस अवार्ड के लिए इनएलिजिबल हो जाएंगे, ध्यान रहेगा। तो आज से ये अवार्ड सबके लिए चालू हो चुका है। नेक्स्ट, छोटी छोटी बात बता रहा हूं जिससे आपका कंफ्यूजन एकदम भी नहीं रहे। आप सबको ईमेल में जिस समय आपने एडमिशन लिया एक मेल आया होगा, है ना।
उस मेल में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है। देखा है क्या आपने? कई लोगों ने सब्सक्राइब किया, मैंने देखा, बट अभी भी बहुतों ने नहीं किया क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि टेलीग्राम है क्या। जैसे व्हाट्सएप एक ग्रुप मैसेंजर सर्विस है, वैसे ही टेलीग्राम भी एक मैसेंजर सर्विस है। टेलीग्राम में नंबर ऑफ पीपल इन अ ग्रुप ज़्यादा जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप में 256 ही है ना लिमिट, टेलीग्राम में 1 लाख तक जा सकता है। तो हमारे स्टूडेंट्स जनरली एक बैच में ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम लोग व्हाट्सएप से निकल के सब टेलीग्राम में आ गए हैं। आपको अपने मोबाइल में एंड्रॉयड या वो आई स्टोर से जो भी आप iOS यूज़ करते हो, टेलीग्राम मैसेंजर पहले डाउनलोड करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और इस ग्रुप लिंक पे क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। इस ग्रुप के थ्रू हम लोग आपको कभी कोई एक्स्ट्रा अपडेट पढ़ाते पढ़ाते छूट गया बाद में देना है, ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन देना है कि कब अगले दिन क्या होने वाला है, कभी कोई टेस्ट होने वाला है, वो सब अपडेट हम लोग भी कर देंगे। दूसरा, हम आपको इस ग्रुप में जोड़कर एक साधन दे देते हैं कि इस बहाने आप सब अपने आप में भी नेटवर्क बना सकें, दोस्ती कर सकें और कुछ क्वेरी होती है एक दूसरे की सॉल्व कर दें। बात बात में सर को न खींचे। इस ग्रुप में मैं नहीं होता हूँ, इस ग्रुप में स्टूडेंट्स होते हैं और एसजीसी के ऑफिस के कुछ कंट्रोलर्स होते हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ शड़बड़ लगेगा, गतिविधि गड़बड़ लगेगी, पूरा बैन कर दिए जाओगे। बट जब तक सब चीज़ नॉर्मल चल रहा है, आपको पूरा ग्रुप का फ़ायदा उठाने दिया जाएगा। इसमें सबसे बढ़िया चीज़ है कि मेनी टाइम्स हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट्स के मन में क्वेरी होती है लाइव क्लास में भी, बट वो हेजिटेशन होता है पूछने का। ऐसे तो इनकरेज करते हैं, आप सब घुल मिल जाते हैं, बट फिर भी किसी किसी के मन में रह जाता है, या ऐसे समय पे क्वेरी याद आता है जब अब सर सामने में नहीं है, तो उस समय ग्रुप में क्वेरी रेज करिए और एक दूसरे का मदद करिए। जैसे अगर आपको कुछ अच्छा समझ में आ गया, किसी और को एक बार बता दोगे तो उसका भी फायदा है और आपका भी फायदा हो गया कि आपको और अच्छी क्लैरिटी आ गई। सो उस ग्रुप का बेस्ट यूज करें, ठीक है। इसके अलावा एक और ग्रुप लिंक आपको थोड़े दिन में या 1-2 दिन में ही भेज दिया जाएगा। उस ग्रुप का नाम होगा एसजीसी इंस्टीट्यूट अपडेट्स। जैसे ये ग्रुप में कोई फॉरवर्ड वॉरवर्ड नहीं चलाएंगे, इसमें सिर्फ कॉस्टिंग की बात करेंगे। ऐसे ही अगर आप हमारे यहाँ और भी सब्जेक्ट्स लिए हैं तो उसके भी अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। जिस सब्जेक्ट का जो ग्रुप है उसमें वही बात हो, कोई और दूसरा बात करने भी लगे तो रोक दें, बोले भैया ये सब बात यहाँ मत करिए, होली दिवाली राम राम जय श्री राम ये सब यहाँ मत करिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ कॉस्टिंग रिलेटेड बात की जाएगी। बाकी जो बातचीत करनी है एक अलग से आपको ग्रुप दिया जाएगा एसजीसी इंस्टीट्यूट अपडेट्स बोलकर, जिसमें एसजीसी में कब क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एसजीसी क्लोज है ओपन है, कब छुट्टियां पड़ रही है, कब नए बैच चालू हो रहे हैं, ठीक है। कुछ भी अपडेट है एसजीसी के बारे में, एसजीसी में नया क्या हो रहा है, पुराना क्या हो रहा है, किसको क्या अवार्ड मिला, क्या प्राइज मिला, सब कुछ इसमें हम लोग अपडेट करेंगे, ठीक है। ये नया ग्रुप अभी बनाना शुरू किए हैं, ये इनफैक्ट आज ही इसका आइडिया हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। तो इसका भी लिंक आएगा, आप ये 2 ग्रुप में खाली जुड़े हुए रहेंगे। ऐसे अगर आपने और भी सब्जेक्ट हमारे यहाँ लिए तो उसका भी अपना इंडिविजुअल ग्रुप है, उसमें जुड़ जाएंगे और सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही बात करेंगे, थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करेंगे। एक और चीज़, मैंने ऐसा पहले स्टूडेंट्स हमें बता के गए कि कोई भी उस ग्रुप में कोई का नाम खोज के उसको पर्सनली मैसेज नहीं करेगा, ठीक है। जब तक दोस्ती फेस टू फेस ना हो, पर्सनली कोई मैसेज ना करें। इतना एथिकल चीज मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा। जहां कहीं भी हमारे पास रिपोर्ट आएगा पूरा टेलीग्राम से बैन करवा दिया जाएगा। ऐसे ऐसे यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि आप फिर टेलीग्राम में कुछ भी ऑपरेट नहीं कर पाओगे। सो ऐसा इश्यूज हुआ है कि कोई किसी को खोज के फिर पर्सनली मैसेजेस भी कर रहा है, तो कृपया ये सब चीज़ से एकदम दूर रहें। प्रिंसिपली अपने आप को एक अच्छा इंसान भी बनाएं, ठीक है। सो ये हुआ टेलीग्राम ग्रुप लिंक का बातचीत। नेक्स्ट, कॉस्टिंग सब्जेक्ट में
एक चीज अब समझिए ध्यान से, स्कोर करने का कुछ प्रिंसिपल्स है, ठीक है। हम लोग बोल रहे हैं स्कोर मंत्रास। अगर आप इसको पहले दिन से अपने जहन में उतार लेंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। सारा चीज एक दिन में आएगा नहीं, धीरे धीरे आएगा। अगर आप मेरी बातों को खाली ध्यान से समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे तो ये गारंटी है कि यहाँ पे हर बच्चे का मिनिमम मार्क्स कम से कम मिनिमम 60 आएगा ही आएगा। और आपको पता हो सी एस में 60 मीन्स एग्जेम्पशन, मतलब फिर उस एग्ज़ाम को दोबारा भी नहीं देना पड़ता है। कम से कम 60 आएगा सबका। डजेंट मैटर आप 11 में कैसे थे, 12 में कैसे थे, ग्रेजुएशन में कैसे थे। और मैंने अपना फॉर्मूलाज टेस्ट करके देखा है। मतलब एक बार ऐसा हुआ था कि एक बैच, पूरा विलेज बैच था, ऐसा एक बैच हमने बनाया था, पूरा विलेज बैच। मतलब उसमें कोई भी स्टूडेंट कैलकाटा के नहीं थे, सारे के सारे ईस्टर्न रीजन के डिफरेंट डिफरेंट जोन से आए हुए विलेज के स्टूडेंट्स थे। आप इमेजिन नहीं कर सकते, उन स्टूडेंट्स का एक एक जन का 60 से ज़्यादा नंबर आया, एक एक जन का। जस्ट उनका खासियत यही था कि वो सर जो बोलते थे वो पूरा पूरा मानते थे, मैन्युपुलेट नहीं करते थे। एक सबसे बड़ा चैलेंज हम लोग को फेस करना पड़ता है बड़े बच्चों को पढ़ाने में। आप जैसे बच्चे बोलते तो हैं हम लोग, बट एक्चुअली आप बच्चे थोड़ी, आप तो सब एडल्ट्स हैं ना। बड़े बच्चों को पढ़ाने में चैलेंज फेस करना पड़ता है। बड़ा बच्चा लोग का माथा थोड़ा सा पक जाता है, मच्योर हो जाता है, तो मच्योर माथा को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि प्री सेट नोशंस होते हैं, ऐसे हम इतना दिन चला लिया तो आपका बात ऐसे क्यों माने। तो वो नोशंस को खाली आप निकाल के चलिएगा। आप एक पूरा फेथ लेके चलिए कि सर क्या चाहते हैं, सर कुछ भी बता रहे तो सर ऐसा क्यों बता रहे और आपसे क्या चाह रहे हैं, ये समझ के चलिएगा। सर सिर्फ यही चाहते हैं कि आप सिर्फ पास ही ना हो, बहुत अच्छे नंबर से पास हो, ये सब्जेक्ट आपका एक फेवरेट सब्जेक्ट बने, सर ये चाहते हैं। हर बच्चों के जवान पे अगर 8 सब्जेक्ट में कौन सा कोई फेवरेट सब्जेक्ट हो तो ये सब्जेक्ट हो, बट उसके लिए आपको सर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा तैयारी करवा सकता हूं कि कॉस्टिंग सब्जेक्ट का सम्स के लिए रिवीजन का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, कभी भी रिवीजन का जरूरत नहीं पड़ेगा, खाली क्वेश्चन पढ़ोगे आंसर करोगे, बट आपको मेरा इंस्ट्रक्शन फॉलो करना पड़ेगा। वो इंस्ट्रक्शन में पहला चीज, सबसे प्रथम प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन अगर अच्छा नहीं किया तो कॉस्टिंग सब्जेक्ट में मार्क्स, कॉस्टिंग क्या आई विल से, कोई भी सब्जेक्ट में मार्क्स लाना बहुत टफ होता है। हम लोग कई बार बोलते हैं कि हम तो अच्छा पेपर दिया बट इंस्टीट्यूट चेक नहीं किया। ऐसा बहुत सारा आपको सीनियर से सुनने को मिलेगा, मार्क्स नहीं दिया। अरे दिया क्या नहीं, मैं बोलता हूँ आप ले नहीं पाए। कॉपी चेक ढंग से होता नहीं होता वो बात का चीज़ है, आपको आंसर ऐसा लिखना पड़ता है कि कॉपी चेक करने वाला मजबूर हो जाता है मार्क्स देने में। तो उसके लिए आपको मेरे से सीखना पड़ेगा कि कैसे प्रेजेंट करना है। और प्रेजेंटेशन सीधा एग्जाम के लिए हम लोग नहीं बात कर रहे हैं। आप देखिए आज अपने पढ़ रहे हैं, एग्जाम तो अभी आज तुरंत नहीं है ना, एग्जाम में समय है, 6 महीना 8 महीना 9 महीना ऐसा समय लगेगा। तो आज जो पढ़ रहे हैं वो उतना दिन तक याद कैसे रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें प्रेजेंटेशन करना है। हम नहीं चाहते कि जब मैं कोर्स खत्म कर दिया उसके बाद जब आप नोट्स लेके बैठे आपको अपना ही हैंडराइटिंग से कुछ समझ नहीं आ रहा। आपका हैंडराइटिंग टाइप जैसा भी हो, बस आप सर का इंस्ट्रक्शन फॉलो करिए। प्रेजेंटेशन के लिए मैं जैसे जैसे यहाँ पे स्क्रीन में करूँ वैसे वैसे आप फॉलो करिए, एक एक बात को ध्यान से मानिए, मन से मानिए, रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट स्किल जो आपको गैदर करना है वो है प्रेजेंटेशन। कैसे करूंगा वो सम्स आप जब मेरा सॉल्व करने का देखोगे, मैं जैसे नोट्स लिखूंगा वो जो आप देखोगे पैटर्न वही आपको फॉलो करते चलना है। ठीक है, सेकंड नंबर आता है कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट मतलब होता है कि कोशिश करके हर एक टॉपिक का जो भी सर पढ़ाएं
उसका कारण जानने का कोशिश करो। ऐसा क्यों होता है, वाई। मतलब हम ऐसे बोलते थे कि कोई भी जगह नोट्स में आंख बंद करके उंगली रख दीजिए और आंख खोलिए, वहां पे ऐसा फिगर क्यों आ रहा है उसका जवाब आपको पता होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस सर ने लिखाया तो आता होगा, ऐसा होता है, ऐसा नहीं। क्यों होता है वो अपने अंदर लेना होगा। और इसका फायदा क्या होगा, इंटर इज द बेस फॉर फाइनल्स। फाइनल में आप विश्वास करिए, आप यहीं पे आएंगे वापस, हम आपको इंटर का कुछ नहीं पढ़ाएंगे, एक बार भी रिवीजन नहीं कराएंगे, क्योंकि वहां पे इतना बड़ा सिलेबस अलग से इंतजार कर रहा है। अज्यूम करेंगे कि सब इंटर वाला तो आता ही होगा। और इंटर में अगर वाई के साथ सब कुछ पढ़ा है ना, तो मैं जो अभी आपको बोल रहा था बिना रिवीजन के सब कुछ करोगे, वो चीज तभी पॉसिबल है जब फाइनल में आओगे। इंटर का बिना रिवीजन के सब कुछ याद आएगा, प्रोवाइडेड हर चीज को वाई के साथ पढ़ोगे। हम लोग यहाँ पे समय बहुत देते हैं कोई भी चीज का वाई समझाने के लिए। तो जब समझाने के लिए समय दे रहे हैं तो आपसे उम्मीद ये भी करेंगे कि आप भी समझने के लिए समय देंगे। हो सकता है कभी कभी एक बार में ना भी समझ में आए, तो दोबारा घर जाके समय देंगे। ये सब बेसिक प्रिंसिपल समझ लीजिएगा। जब जब क्लास करोगे, ये वाई को क्लियर करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। कुछ चीजें ऑब्वियस होंगी, फटाफट समझ में आ जाएगा। कुछ चीजों को समझने के लिए आपको घर जाके एक्स्ट्रा समय देना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा समय, जैसे आज कुछ पढ़ा, ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे ही आज कुछ पढ़ा, आज पढ़ते ही समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। नहीं समझ में आया तो क्लास के बाद, क्लास में बीच में हाथ उठा के आराम से पूछ सकते हैं, मैं सब जगह दूंगा आपको पूछने का। और उसके बाद भी लगा कि थोड़ा और कमजोर है, तो घर जाके उसी दिन उस चीज को पढ़ना है और उसको तुरंत मार्क करके रखना है कि आज ये वाला चीज मुझे वापस घर पे देखना ही देखना है। सेकेंड डे भी नहीं होना चाहिए। अब रात को 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, मुझे नहीं पता। जो चीज आज समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर हल्का सा भी हल्का रह गया, उसका गैप आज का आज ही फिल करना है। जिस दिन क्लास किया उसी दिन, चाहे कितना ही लोड हो, ठीक है। मतलब अगली क्लास के पहले तक डेडलाइन है कि वो क्लियर होना चाहिए। फिर भी नहीं हो रहा है, सर हैं आपके साथ, फिर भी नहीं हो रहा है, आपके दोस्त आपके साथ हैं ग्रुप्स में, ठीक है। बट अनक्लियर नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि छोड़ अब नहीं हो रहा है आगे बढ़ते हैं, अनक्लियर नहीं छोड़ना है, सब क्लियर करके ही आगे बढ़ना है। तीसरा बात, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन मतलब आपको ऑब्वियसली नंबर्स में बहुत तेज होना पड़ेगा। नंबर्स, ऐड, लेस, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, उसमें बहुत तेज होना पड़ेगा। कॉस्टिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि थ्योरी सब्जेक्ट है? प्रैक्टिकल है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। इतना ज्यादा प्रैक्टिकल है कि एक एक चैप्टर में बहुत सारा वैरायटी है। अकाउंट्स में क्या है, डेबिट क्रेडिट सीख लो ना, तो अकाउंट्स का बेस तैयार है। अब हर चैप्टर में डेबिट क्रेडिट तो कर रहे हैं, बस लेजर अकाउंट नेम चेंज हो रहा है। बट कॉस्टिंग में एक एक चैप्टर में बहुत सारा वैरायटी है। तो ऐसा हम नहीं बोल सकते कि बस ये सीख लो तो पूरा कॉस्टिंग तैयार। हर चैप्टर में वैरायटी वैरायटी है। और वो सब वैरायटी को कैप्चर कर पाने के लिए पहला चीज माइंड को तैयार करना है कि मुझे कैलकुलेशन में बहुत फास्ट होना है, सर के साथ चलना है। जैसे ही कोई सर ने बोला एडिशन करो, तो एडिशन करने का कोशिश में लग गया। ऐसा नहीं कि सर ने ऐड करके लिख दिया तो हम भी लिख लिए। कैलकुलेशन में साथ साथ भागना है। ऐसा नहीं कि कोई सामने में कोई भी स्टूडेंट बैठा है, वो आंसर बोल दिया, मैं भी कॉपी कर लिया, नुकसान आपका हो जाएगा। इक्वली हर जन का ये मुझे साथ चाहिए कि आप कैलकुलेशन में पीछे नहीं है। लिखने में थोड़ा पीछे रह जाइए, हम चला लेंगे, घर पे जाके नोट्स वापस बनाया जा सकता है, बट साथ में कैलकुलेशन में भागना पड़ेगा। जो कैलकुलेशन में आगे होता है वो बहुत जगह आगे चला जाता है। मतलब कॉस्टिंग के साथ साथ अकाउंट्स भी स्ट्रॉन्ग, एफएम भी स्ट्रॉन्ग, टैक्स भी स्ट्रॉन्ग, और कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग ना, इन जनरल वो बच्चा कभी फेल नहीं होता है।
एकदम आपको बता दे रहे हैं ऑब्जर्व करके कि जो कैलकुलेशन में स्ट्रांग है वो बच्चा कभी फेल होता ही नहीं। भले एक टर्म एक्स्ट्रा लग सकता है, फेल नहीं होता वो, मतलब लाइफ में भी फेल नहीं होता। कैलकुलेशन में बहुत स्ट्रेंथ बनाना है आपको मेरे साथ साथ। और ऐसा नहीं देखना चाहूँगा कभी भी कि कैलकुलेटर नहीं आ लाए, आज आज कॉपी कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं देखना चाहूँगा। और हर समय कैलकुलेटर पे भी हमें डिपेंडेंट नहीं होना है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 10 into 100 करना है, क्या होगा? अब आप कैलकुलेटर निकाल लेते तुरंत। 10 into 100, ये अपना थोड़ा सा इमेज मेरे सामने बना के रखिएगा। अब जैसे क्लास में होता है ना, बोले 2/1 into 5 करना है, कैलकुलेटर लेता है और कैसे करता है? 2/1 into 5 इक्वल टू करता है। अरे कैलकुलेटर लो, लेकिन लो तो भी 2 into 5 तो करो। ऐसे क्या कैलकुलेशन करते हो कि 2/1 into 5? समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मुझे अगर ये सब चीज एकदम बर्दाश्त नहीं है, अगर मैं देख लिया ना तो फिर देखिएगा क्या क्या होता है। तो कैलकुलेशन करना भी पड़ेगा, और बचकाना हरकत कैलकुलेशन के साथ किया तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। फोर्थ नंबर जब पहला 3 पे कमांड आने लगे, ठीक है, तो चौथा मंत्र पे काम करना है, वो है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी माने क्या होता है? वन शॉट एकदम परफेक्ट आंसर आया, कॉपी में एक बार भी स्क्रैच नहीं आया, कुछ काटना भी नहीं पड़ा, एक बार ऐड किया तो एक बार में सही है, दोबारा ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ता है। ये कैसे आता है? जब आप सतर्क होते हो, अलर्ट रहते हो कि मुझे गलत नहीं करना है। इन जनरल बहुत स्टूडेंट्स का कॉपी देखते रहते हैं ना, काटते रहते हैं, लिखते काटते लिखते काटते। ऐसा नहीं, लिखते काटते मतलब ये 3 है, बट क्या है, एक्यूरेसी पे काम नहीं किया। एक्यूरेसी माने एक बार में जो किया सही। हम लोग जब स्टूडेंट्स थे तो भगवान का ऐसा आशीर्वाद था कि एक बार में जो किया सही, देखता फिर बुक में आंसर मैच नहीं हो रहा, बोलते आंसर गलत है उधर, अपन सही किया, और सच में वही निकलता था। मतलब ऐसा एक्यूरेसी पे फोकस करते थे, तो उसका बेनिफिट मिलता गया लाइफ में, आगे भी बहुत जगह मिलता गया। अब मैं आपको बोल रहा हूं कुछ, मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं, अच्छा स्कोरिंग मंत्रास में नंबर 1 प्रेजेंटेशन, नहीं 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 नहीं, कैलकुलेशन नहीं 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 नहीं, एक्यूरेसी नहीं 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 नहीं, अच्छा प्रेजेंटेशन नंबर 1 प्रेजेंटेशन नहीं 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 नहीं। कैसा लग रहा है सोचो? बट मैं तो एक बार में सटीक बोला ना एकदम, नंबर 1 प्रेजेंटेशन, इसको बोलता है एक्यूरेसी। ये नहीं 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 करना है, एक बार में जो आया परफेक्ट आया, उसके लिए ध्यान देना है, सीखना है ये सब। 5वां नंबर है स्पीड। अब स्पीड माने सर, अगर स्पीड आएगा तो प्रेजेंटेशन कैसे आएगा बोलिए? ऐसा होता है ना, दोनों साथ में कैसे चलेगा? एग्जाम का लास्ट 15 मिनट याद करो, हाथ में एक अलग तरह का ऊर्जा आ जाता है, स्पीड। फिर खुद क्या लिख रहे मालूम नहीं है, लिख रहे हैं, पढ़ने वाला पढ़ेगा, हमको क्या है ना। तो हम ऐसा स्पीड नहीं बात कर रहे हैं। स्पीड इज ऑल इन योर माइंड। माइंड का स्पीड बढ़ाना है, ठीक है, सोचने का शक्ति बढ़ाना है। अगर कोई सम दिया तो हम लोग का आदत क्या होता है ना, अगर आता हुआ सम होता है ना, हम लोग उसको प्यार से गड़ा गड़ा के करते हैं कि ये तो अच्छे से करें। बट मैं जनरली बोलता हूं, जब आता ही है तो थोड़ा हल्का करके स्पीड में खींचो ना उसको। जब आता है तो माइंड को बोलो ना फटाफट कर देगा उसको, जिससे कि जो नहीं आता उस पर हम समय इन्वेस्ट करेंगे। जब जो आता है उसमें स्पीड लाने का कोशिश करेंगे। ये सब 5 बात ऐसी है कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करने लग जाएं, आप रिजल्ट इस पेपर में तो देखेंगे ही देखेंगे, आप ओवरऑल अपने आप में रिजल्ट देखेंगे। तो मुझे ऐसा भी कोई नहीं है कि मुझे सिर्फ आपको कॉस्टिंग में चैंपियन बनाना है, मुझे ऐसा है कि आपको चैंपियन बनाना है। आप बाकी सब्जेक्ट्स में भी उसका रिजल्ट देखें, आपको खुद को मजा आएगा, प्रोवाइडेड आप ये छोटी छोटी बातों को इम्प्लीमेंट करें। कहीं पर भी कुछ अटकेंगे, नहीं हो रहा है, मिलिए, 10 बार मिलिए, बात करिए, कोई संकोच नहीं करिएगा कि अरे सर क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, कुछ नहीं, बात करिए, अपना कमी बताइए। हमारे पास हर फॉर्मूला है, हर चीज का अप्रोच है, बताते चलेंगे आपको और आपका प्रॉब्लम सॉल्व करते चलेंगे।
तो ये 5 स्कोरिंग मंत्र मैंने ऐसे यहाँ पर भी बुक में भी डाल दिया है, जिससे आप भूले नहीं, बार बार जब जब बुक खोलें आपको दिखता रहे। ठीक है। प्रेजेंटेशन, कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन, एक्यूरेसी और स्पीड। तो ये मैंने बनाया वैसे ऑर्डर में ही है, जैसे पहला 3 सबको इनिशियल स्टेज में सीखना है, लास्ट 2 को हम एक्सपर्टाइज बोलते हैं। ये तब होता है जब आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, मतलब एक्सपर्ट बन गए मतलब समझना अब एक्यूरेसी भी आ रहा है और स्पीड भी आ रहा है, ये 2 चीज आने लगा हाथ में, मतलब आप एक्सपर्ट हो गए, अब आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये 3 के लिए तो हम लोग को शुरुआत से काम करना ही है, ये हमारा बेसिक है, फाउंडेशन है मान लो, मतलब इसी बुनियाद पे हम लोग अपना सब्जेक्ट को चढ़ाएंगे। ठीक है। ओके। सो मैं छोटी छोटी बातें आपको दोस्तों बता रहा हूँ अभी, जिससे कि हम साथ में बहुत अच्छा नंबर ला सकें। कॉस्टिंग के एग्ज़ाम में इन जनरल ऐसा हमने देखा है कि थ्योरी और प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक है। थोड़ा थ्योरी आता है, थोड़ा प्रैक्टिकल आता है। जैसे ये थ्योरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20% जाएगा और बाकी प्रैक्टिकल 80% आएगा। ओके। तो थ्योरी प्रैक्टिकल को लेके ज़्यादा सोचना नहीं है, बट हम लोग जब भी कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो पूरा पूरा पढ़ेंगे। मतलब मैं ये सोच के नहीं पढ़ाऊंगा कि ये एग्ज़ाम में आ रहा है इसलिए ही आपको ये पढ़ना है, या नहीं आ रहा है इसलिए नहीं पढ़ना है, ऐसा नहीं। कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो पूरा पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं है कि आप इंटर पास कर जाएं, ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको फाइनल में पढ़ाई टफ नहीं लगना चाहिए। इंटर का बेस अगर मजबूत है तो फाइनल बहुत लाइट लगता है, और ये मजबूती के लिए समय लगेगा और साथ लगेगा। इसलिए ध्यान रखिएगा, सर तो पूरा ही पढ़ाएंगे किसी भी कीमत पे। ओके। तो इतनी बातों के बाद मैं आपको अब आगे ये बता दूं कि हाँ, आपको मैट क्या मिलेगा, स्टडी मटेरियल। जो सीए पढ़ रहे हैं उनको 2 वॉल्यूम ऑफ बुक मिलेगा, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। ठीक है। और जो सीएमए पढ़ रहे हैं हमारे साथ, उनको ग्रुप 1 के लिए एक वॉल्यूम 1 की बुक मिलेगी और एक बुकलेट मिलेगा अलग से। और जो ग्रुप 2 पढ़ रहे हैं उनको वॉल्यूम 2 का बुक मिलेगा। ठीक है। और कंटेंट में हमने प्रॉपरली मार्किंग कर रखा है कौन सा किसका क्या है नहीं है। हाल फिलहाल में सीए का सिलेबस में थोड़ा सा चेंज आया है, जिसमें कुछ पोर्शन काट दिया गया है, कम कर दिया गया है। तो जब कम कर दिया गया तो उस दिन मैं घोषणा कर दूंगा कि आपकी छुट्टी है, आप मत आइएगा। वो वाला पोर्शन हम लोग पढ़ रहे हैं सीएमए वालों के साथ, सीए वाले उसमें नहीं आएंगे। अगर आप हमारे यहाँ पेन ड्राइव क्लास लेते हैं तो ऑब्वियसली अगर आप सी का क्लास लेंगे तो वो क्लास आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है। तो मैट में वो चीज़ छपा हुआ है, जो चीज़ नहीं करना है उसका क्लास नहीं मिलेगा। अगर आप फ्लेक्सिबल बैकअप भी करोगे तो सीए वाला का क्लास अलग से लिखा हुआ रहेगा कि ये वाला सीए में नहीं है। तो उस चीज़ का बस ध्यान रखिएगा, कभी सर ने बोला कि आज ये नहीं आना है मतलब वो आपके पोर्शन में नहीं है, थोड़ा सा कम किया गया सिलेबस। ओके। तो इतनी बातों के बाद हम आपको बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग थोड़ा सा पढ़ाते हैं। ठीक है। बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग। कॉपी में लिखना शुरू करिएगा। कॉपी के स्टार्टिंग में 4 पेज ब्लैंक छोड़ देंगे, 4 या 6 पेज छोड़ देंगे। ये कॉपी नहीं है दादा, वो एक हम लोग डायरी दिया, वो कॉपी नहीं है। और डायरी को नोट्स का कॉपी मत बनाइएगा, और डायरी में ना अपना स्टडी प्लान बनाइएगा। छोटा डायरी अगर आपको मिला है तो वो स्टडी प्लान के लिए यूज़ करिए, उसको क्लास का नोट्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे। कॉपी कैसे बनेगी थोड़ा समझ लीजिए। नोटबुक कैसे बनेगा, नोटबुक में एक नया चीज़ आपके साथ चालू करा रहे हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा उससे। ये हम पिछले बैचेस में भी नहीं बोले, किसी को बोलने मत जाइएगा ये बात, पिछला बैच वाला लोग हल्ला करेगा।
आपके साथ एक्सक्लूसिव एकदम नया चीज चालू करा रहे हैं, आपको सच में उसका फायदा मिलेगा। क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि जिनका एग्जाम आ रहा है ना, वो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं उस चीज के लिए, बट आपको फर्स्ट डे से इंप्लीमेंट करा देंगे। आप कॉपी में स्टार्टिंग में 4 पेज छोड़ देंगे, 4 पेजेस। किस लिए छोड़ेंगे? इंडेक्स बनाने के लिए। सर 4 पेज का इंडेक्स क्या करेंगे सर? इंडेक्स हम लोग कैसे बनाएंगे? हर टॉपिक का इंडेक्स बनाएंगे। मतलब जैसे आप बुक्स देखते हैं ना, बुक में क्या होता है, चैप्टर नेम लिखा रहता है, ठीक है। उस चैप्टर का नाम में फिर अगर टॉपिक ए बी सी डी है तो ए बी सी डी का भी नाम लिखा रहता है और उसका भी पेज नंबर लिखा रहता है। पहला स्टेप, आपका कॉपी में पूरा पेज नंबरिंग हो जाना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 करके पूरा कॉपी में पेज नंबरिंग हो जाना चाहिए। समय नहीं मिलता है, घर में कोई छोटा भाई छोटी बहन है, घूस खिलाओ, काम कराओ, ठीक है। किसी भी तरह से काम करवाने से मतलब है, ठीक है। पेज नंबरिंग पूरा कॉपी में हो जाना चाहिए। चैप्टर 1 जैसे अगर मैं मान लीजिए आज आपके साथ शुरू किया बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग, तो बेसिक्स में भी मैं बहुत सारा छोटा छोटा चीज पढ़ाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 करके लिखाऊंगा। सबका पेज नंबरिंग आप करते चलेंगे, ठीक है। अब बेसिक्स जब लिखा तो बेसिक्स मान लो पेज नंबर 1 से लेके 5 तक गया, और ये सब 1 में आया, ये 1 में आया, ये 2 में आया, 2 में आया, ऐसे चलेगा। समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूँ? ऐसे आपको पूरा थ्रू आउट कंटेंट बनाना है। जैसे ही नया टॉपिक सर चालू करेंगे, मेन जगह भी लिखेंगे, पीछे जाकर भी कंटेंट में तुरंत अपडेट कर देंगे। और ये मेरे सब्जेक्ट में नहीं, ये आप हर सब्जेक्ट में फॉलो करिए। डे बिफोर एग्जाम स्टूडेंट्स कई बार होता है कि उनको एक ही चीज याद नहीं आ रहा, वो एक चीज याद नहीं आ रहा तो खोज भी नहीं पा रहे कॉपी में, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। इंडेक्स प्रॉपर बनाया हुआ है, सीधा कॉपी में जाएंगे, वहीं पे वही पेज मिलेगा, वहीं पे खोजेंगे, पढ़ेंगे, पूरा नॉलेज कंप्लीट। तो इस चीज को जो फॉलो करेगा उसका बेनिफिट उसको एग्जाम के पहले दिन मिलेगा। स्पेशली सीएमए वालों के साथ सबसे ज्यादा परेशानी होता है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के बीच में गैप नहीं है, और गैप नहीं है तो इतना बड़ा सिलेबस कैसे रिवाइज करेंगे? रिवाइज करने का ट्रिक बता रहे हैं आपको, पहले से तैयारी करेंगे हम लोग उसका। दूसरा, जब भी कॉपी बनाएंगे तो कॉपी में हमें एक रेड पेन की आवश्यकता है ही, ठीक है। एक ब्लैक, एक ब्लू, और एक आपका कोई पेंसिल हो, ग्रीन कलर हो, वो चलेगा मेरे को। रेड इसलिए कि कोई चैप्टर नेम लिखना है या कोई क्वेश्चन नंबर लिखना है। ब्लैक हेडिंग के लिए, ब्लू बाकी मैटर के लिए। उल्टा भी कर सकते हैं ब्लैक ब्लू में, ठीक है। रेड से कोई खास नोट्स अगर मैं लिखूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो रेड से। पेंसिल और ग्रीन इसलिए लिखा हूं कि पढ़ाते पढ़ाते मैं कुछ ऐसा भी बोलता हूं जो मैं नहीं लिखाता हूं, बट आपको लगता है कि ये लिख लेने में भला है, सर नहीं लिखा रहे हैं, आपको लगा कि ये अच्छा बात बोले। बहुत चीज मैं नहीं लिखा तो मैं बोलते रहता हूँ, ऐसा होगा तो क्या होगा, ऐसा होगा तो क्या होगा। तो उस समय पेंसिल और ग्रीन क्या करेगा, ये आपका सेल्फ नोट्स होगा, जिसके लिए कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करना है, जहां जगह मिले वहां लिख देगा, लेफ्ट में, ऊपर में, साइड में, बीच में, जहां जगह मिले वहां लिख देगा। ब्लैक ब्लू से, ब्लैक से हेडिंग चलाएंगे, ब्लू से बाकी नोट्स लिखेंगे, और रेड से हम लोग चैप्टर नेम लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लिख सकते हैं, और कोई स्पेशल नोट्स, खतरा वाला नोट्स, कोई बहुत भयानक ट्रिक है, वो सब लिखा करेंगे, ठीक है। आज नहीं जुगाड़ है, ठीक है, आज सब माफ है, अगला दिन सब रेडी होके रहिएगा। और मैं जो आपको बोल रहा था ना, विलेज बैच कितना प्रोग्रेस किया, वो ये सब बात को एकदम दिल से माना, और कभी भी कोई बात को इग्नोर नहीं किया। सर बोले तो क्लास वर्क तो क्लास वर्क, होमवर्क भी उसी प्रोटोकॉल से करके लाते थे, और एक जन का नहीं, पूरा पूरा बैच का A to Z आप कॉपी उठा लीजिए, सबका एक जैसा दिखने में। तो वो क्वालिटी मुझे चाहिए वापस। दे सकते हैं क्या? हाँ, ऐसे ही मन बहलाने के लिए बोल रहे क्या? दे देंगे ना? चलिए देखते हैं, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। ठीक है जी, बाकी मैं और गाइड करता हूं। फिलहाल आप शुरू करिए वापस से बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग।
एज सच बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग में बहुत ज़्यादा आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगा, जैसा जैसा ज़रूरत पड़ेगा वैसे वैसे पढ़ाते चलूँगा। अभी ऐसी जस्ट आज पहला क्लास है तो लगता चाहिए ना कुछ बेसिक तो हुआ आज, नहीं तो हम लोग क्या कॉस्टिंग समझेंगे। कितने लोग के लिए आज ये पहला बार कॉस्टिंग पढ़ना हो रहा है, एकदम पहला बार लाइफ में कॉस्टिंग सब्जेक्ट कभी पढ़ा ही नहीं है। कितना लोग है, जल्दी हाथ उठाओ। ओके ओके, और बाकी लोग पढ़ा है कहाँ पे? कॉलेज में बीकॉम में पढ़ा है। ओके ठीक है। देखिए बीकॉम का कॉस्टिंग बहुत इजी होता है, बहुत इजी, मतलब एज एन वहाँ पे अप्रोच रहता है कि बस सम सॉल्व हो जाए, और यहाँ पे अप्रोच एकदम चेंज हो जाता है, सब चीज़ समझ में आना चाहिए, खाली सम सॉल्व नहीं करना है। तो बेसिक्स ऑफ कॉस्टिंग में मेरा पहला सवाल है या पहला पॉइंट आपके साथ, व्हाट इज कॉस्टिंग? ये कॉस्टिंग है क्या? व्हाट इज कॉस्टिंग? कॉस्टिंग में हम बोलते हैं इट इज कॉस्ट प्लस आईएनजी। जैसे प्लेइंग है, ईटिंग है, डांसिंग है, स्लीपिंग है, वैसे ही कॉस्टिंग है। ठीक है, प्लेइंग में प्ले कर रहे हैं, ईटिंग में खाना खा रहे हैं, डांसिंग में डांस कर रहे हैं, कॉस्टिंग में क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कॉस्ट कर रहे हैं। कॉस्ट कर रहे हैं बोल के अच्छा नहीं लग रहा, क्या कर रहे हैं? कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हैं। तो व्हाट इज कॉस्टिंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट। क्या चीज का कॉस्ट पता करते हैं जी? कॉस्ट क्या चीज का पता करते हैं? थोड़ा कॉमन सेंस चलाते रहना। हाँ, कॉस्ट क्या चीज का हम पता करेंगे? ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। ठीक है, अब देखिए ये वाला वर्ड जब जोड़ देते हैं ना तो सब्जेक्ट को देखने का नजरिया बदल जाता है। ऐसे तो आप मान लीजिए अपना ये जो डिग्री पढ़ रहे हैं, इंटर का पढ़ाई कर रहे हैं, आप इसका भी तो कॉस्टिंग कर सकते हैं। हाँ, अभी तक कितना खर्चा कर दिया, थोड़ा जोड़ो तो माथा में। जोड़ो जोड़ो, कैलकुलेटर मत लेना। इंटर में कितना खर्चा कर दिया, जोड़ लो ना अपने आप, किधर किधर कितना कितना दे आया। ये कॉस्टिंग ही कर रहे हैं आप मेंटली क्या कर रहे हैं? कॉस्टिंग कर रहे हैं, बट क्या चीज का कर रहे हैं? ये आप अपनी पढ़ाई का कर रहे हैं। हम वो कॉस्टिंग पढ़ने नहीं आए हैं यहाँ पे, हम क्या चीज का कॉस्टिंग पढ़ने आए हैं? अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। मतलब जब ये वर्ड जोड़ते हैं ना तो हम उनके लिए सोच रहे हैं जो इस चीज का बिजनेस करते हैं। बिजनेस करते हैं, बिजनेस माने क्या हुआ? जहां पे इन दोनों से कमाई की जाएगी। कुछ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी होते हैं तो कमाई नहीं की जाएगी तो उनको उतना रिकवर करना है। कोई नॉट फॉर प्रॉफिट है, अगर कोई प्रोडक्ट बेचता है तो उसको उस प्रोडक्ट को बनाने का जो खर्चा लगा वो तो उठाना होगा ना कहीं से, नहीं तो पैसे कहां से आएंगे? कंट्रीब्यूशन लाने होंगे, बाजार से चंदा लाना होगा, डोनेशन लाना होगा। जब हम प्रोडक्ट और सर्विस वर्ड डाल दे रहे हैं, कॉस्टिंग अपना रूप बदल दे रहा है। ऐसे तो कॉस्टिंग करना किसको नहीं आता? ठीक है, आप नीचे कोई टैक्सी वाला को रोकिए, बोले यहां से जाएगा सॉल्ट लेक, सोचा नहीं 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 जाएगा। बोले क्यों? बोले उतना दूर पोसाता नहीं है। बोलता है ना ऐसा, उतना दूर पोसाता नहीं है। समझ में आया वर्ड? समझ में आया पोसाता नहीं है मैंने? हाँ, समझ में आया क्या सोचा? वो फायदा नहीं है उसको, पोसाता नहीं माने उसको फायदा नहीं है। मैंने अंदर में वो क्या किया इतना देर? कॉस्टिंग ही तो किया। तो उसका कॉस्टिंग हम पढ़ रहे हैं क्या? हाँ हम पढ़ सकते हैं,
प्रोवाइडेड वो उसका बिजनेस कर रहा है। तो कॉस्टिंग को जरूरी नहीं कि आपको अपने लिए ही करना है, आप किसी और के लिए भी तो कर सकते हैं। आप एज ए कंसल्टेंट सोचिए ना अपने आप को, आप एक प्रोफेशनल बनने जा रहे हैं। प्रोफेशनल कौन होता है? जिसको कंपनियां हायर करती है कि आप आइए हमारे यहाँ अपना बुद्धि चलाइए और हमारा काम निपटा के दीजिए। तो एक कंपनी में जो मालिक है वो बोलता है कि मेरे को तो मेरा काम करना आता है। जैसे मैं हूँ, मान लीजिए एसजेसी का मालिक हूँ, मेरे को तो पढ़ाना आता है जी, मेरे को मेरा काम करना आता है। अब मेरे से कोई पूछे सर आपका ये कॉस्टिंग बैच आपको पढ़ाते हैं, आप उसका कॉस्ट क्या पड़ता है? बोले अरे ये मेरे को नहीं आता। मान लीजिए मेरे को नहीं आता, तो मैं कैसे कैसे कॉस्टिंग करवाऊं? तो किसी एक प्रोफेशनल को हायर करूंगा, वो अपनी बुद्धि से मेरे लिए मेरा सारा कॉस्ट जोड़ेगा और मुझे बताएगा सर आपका ये कॉस्ट है। जैसे ही अपने बोलते हैं प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब हम लोग एक्सपर्ट हो गए, प्रोफेशनल हो गए और दूसरों के लिए अब सोचना शुरू कर रहे हैं कि आपका वो काम में कितना आपका खर्चा है। और खर्चा अगर पता है तो हम उनको बता पाते हैं कि आपका प्राइस क्या होना चाहिए। करेक्ट? अगर प्राइस मान लो मार्केट में से ही जो चल रहा है वही उठाना है, तो प्राइस अगर मार्केट वाला ही उठाना है, खर्चा आपको अपना मालूम है, तो प्रॉफिट बता सकते हैं कि आपके कुछ घर में बचेगा कि नहीं बचेगा। राइट? जैसे वो टैक्सी वाला का तो रेट फिक्स है ना, किलोमीटर का रेट फिक्स है, उसको उतना ही मिलने का है, तो वो उतना दूर जाने का खाली अपना कॉस्ट निकालता है, रेट उसका फिक्स है, माइनस करता है, प्रॉफिट जानता है, देखता नहीं है जम रहा है तो मना कर देता है। करेक्ट? तो आप किसी और के लिए सीख रहे हैं ऐसा समझ के चलिए, अपने लिए तो अपने कॉस्टिंग करते ही रहते हैं, हर समय करते रहते हैं। आप अपना कोई बर्थडे पार्टी मना लीजिए, आप अपना कॉस्टिंग करेंगे। करेक्ट? तो हम पढ़ने जा रहे कंपनी के लिए कि उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए कोई प्रोडक्ट और सर्विस बेचना पड़ता है। अब वो प्रोडक्ट और सर्विस बेचने के लिए उस प्रोडक्ट सर्विस को बनाना पड़ेगा, और प्रोडक्ट या सर्विस बनाएंगे तो उसका कुछ कॉस्ट होता है। राइट? अब जैसे सोचो, आप यहीं पे आ जाओ, एसजेसी के आप कंसल्टेंट बन जाओ, थोड़ा कॉस्टिंग करो। एसजेसी में जब हम कॉस्टिंग करेंगे तो हम कॉस्ट कैसे करेंगे? एक स्टूडेंट का कॉस्ट निकालेंगे कि एक बैच का कॉस्ट निकालेंगे? क्या लगता है? हम लोग बैच का कॉस्ट निकालते हैं। क्यों निकालते हैं ऐसा सोचो तो। एक एक स्टूडेंट का कॉस्ट क्यों नहीं निकालते हैं? क्योंकि इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ाया ही नहीं जाता है, यहाँ पूरा बैच को ही पढ़ाया जाता है। अगर एक बैच में एक ही जन होता तो बैच बंद कर देते हैं। समझ गए? तो बैच लेवल पे पढ़ाते बोलकर बैच का कॉस्ट निकलेगा। तो उस बैच का कॉस्ट में क्या क्या कॉस्ट आना चाहिए, ऐसे नाम सोचो, थोड़ा दिमाग चलाओ, रियल वर्ल्ड में आओ ना यार। किताबी दुनिया तो बहुत इजी है, किताब में एबीसीडी है, रियल वर्ल्ड कॉम्प्लिकेटेड है। इसको इजी कर लोगे तो किताब और इजी लगेगा। सोचो क्या क्या खर्चा लगता होगा। हाँ, सबसे पहले वो खर्चा सोचो जो मान लीजिए आपको दिख ही रहा है, आंख से दिख ही रहा है। रेंट दिख रहा है क्या? रेंट दिख रहा है क्या? पहले वो खर्चा सोचोगे जो दिख रहा है, साबुत लगा ही लगा है, जिसका चीज बना के दिए हैं सर आपको, बुक्स। ये सबसे पहला खर्चा है। उसके बाद मेरे को पैसा मिलेगा कि नहीं पढ़ाने का? जो पढ़ा रहा है उसको पैसा चाहिए। और अब बाकी आप सोचते चलो, बिजली बिल, भाड़ा, फर्नीचर नहीं बोलेंगे, फर्नीचर का डेप्रिसिएशन। इस बैच के लिए फर्नीचर नहीं आया ना, फर्नीचर तो कॉमन आया, तो उसका डेप्रिसिएशन। और सोचते चलो ना क्या क्या है। हाँ, स्टाफ का कॉस्ट है और मेंटेनेंस का कॉस्ट है। सोचते चलो, सोचते चलो। हाँ, स्टेशनरीज और चलो घूमोगे 2-3 दिन इस जैसे में तो बहुत समझ में आएगा खर्चा कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है, दिमाग को चौकन्ना रखिएगा बस।
तो आप सब यहाँ पे कंसल्टेंट बन जाएंगे कुछ ही दिन में। हर चीज का खर्चा है ना, कोई भी चीज तो फ्री में नहीं आ रहा है। हर क्लासरूम आपके स्वागत में डेकोरेशन किया है, तो खर्चा है कि नहीं है। ब्रेक होगा, कैंटीन में जाइएगा, कुछ दिखेगा, खर्चा है कि नहीं है। करेक्ट। तो फ्लेक्सिबल बैकअप बता रहे हैं, आदमी बैठता है, कंप्यूटर चलता है, खर्चा है कि नहीं है। तो वही सारा खर्चा को खोज के निकालना होता है, ठीक है, और फिर उसको जोड़ना होता है। यही कॉस्टिंग है। खर्चा खोज के निकालो और जोड़ो। जो खर्चा दिख जाता है कि ये तुम साफ साफ लगाइए, उस खर्चा को अपने बुलाते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे स्टडी मटेरियल, जैसे मैं तो कॉस्टिंग आपको ही पढ़ाया तो मेरा वेजेस, बट बाकी खर्चा कॉमन होता है। अब इस क्लासरूम में इंटर वाले भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे, तो कॉस्ट भी पढ़ रहे, तो एफएम भी पढ़ रहे, तो फाइनल वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं। क्लासरूम यही है, तो कॉमन खर्चा है ना क्लासरूम का। स्टाफ सबको मैनेज कर रहे हैं, खाली आपको तो मैनेज नहीं कर रहे, तो कॉमन खर्चा है। तो कॉमन खर्चा में सारा खर्चा आपको थोड़ी उठाना होगा। इस बैच में कुछ पोर्शन आएगा ना, तो उसके लिए बुद्धि चलानी होगी, कितना पोर्शन आएगा। जो खर्चा इस बैच का ही है, जैसे कि बुक्स इसी बैच का है, तो इसी बैच पे जाएगा। बट कॉमन खर्चा तो सारे बैच में बटेगा ना, तो कैसे बटना चाहिए? बराबर बराबर बटना चाहिए। क्या लगता है? अरे हाँ कि ना? हर बैच में बराबर बराबर? क्या लगता है? मैं पूछ रहा हूं, हर बैच में बराबर बराबर? टैक्स के बैच में, एफएम के बैच में, फाइनल के बैच में, सब बैच में बराबर बराबर बटना चाहिए क्या? इक्वली नहीं बटना चाहिए ना, कोई एक तरीका खोजना पड़ेगा। क्या तरीका हो सकता है, वो ये सब्जेक्ट सिखाएगा। जो खर्चा स्पेसिफिकली हमारे बैच से जुड़ा हुआ नहीं है, उसको हम बुलाते हैं इनडायरेक्ट कॉस्ट। दो ही कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट बहुत आसान है, कोई भी देखते ही बता सकता है। जैसे सोचो ना, ये शर्ट कहीं से खरीदा, ठीक है, तो कस्टमर की तरह मत सोचो, जिसने शर्ट बनाया उसके तरह सोचो, ठीक है। क्या क्या खर्चा लगा ही लगा होगा, थोड़ा देखो तो ठीक से। हाँ, कपड़ा लगा ही होगा, बटन लगा ही है, सूता लगा ही है, और ऑब्वियस ऑब्वियस खर्चा खोजो ना, दर्जी लगा ही है, मास्टर जो कटिंग करता है, मेजरमेंट लेता है, उसका खर्चा लगा ही है, ऑब्वियस है, उसके बिना तो सब बनेगा नहीं, ठीक है। उसके बाद भी और भी खर्चा है कि नहीं है? क्या क्या है? हाँ, मशीन का उसका डेप्रिसिएशन, और जगह, बिजली बिल, है कि नहीं? तो वो सब खर्चा भी इसी के कारण लग रहा है, तो उसका कुछ पोर्शन इसमें आना चाहिए, और बाकी जो खर्चा इसमें लग ही रहा है वो भी इसमें आएगा ही आएगा, दोनों मिलाएंगे तो कॉस्ट होगा। करेक्ट। इसमें बटन लग रहा है, सोचो, तो बटन का कॉस्ट डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? नहीं, इनडायरेक्ट डायरेक्ट में जजमेंट कैसे करते हैं? देखो, जो दिख रहा है वो सब डायरेक्ट होगा जरूरी नहीं। कुछ कॉस्ट ऐसे होंगे जो दिख भी रहे हैं, जैसे कि बटन, बट उसका अमाउंट पता करना डिफिकल्ट है। क्या लगता है, ये यहां पे 6 बटन लगा, तो 6 बटन खरीद के लाया होगा क्या? क्या लगता है, सोचो, 6 ही बटन खरीद के लाया होगा क्या? नहीं। तो 6 बटन का उससे कॉस्ट पूछो, वो बता देगा क्या? दर्जी या जो रेड गारमेंट्स बनाता है वो कभी नहीं बता पाएगा, क्यों? बटन पैकेट में आता है, किलो में आता होगा। एक ही बटन एक्सक्लूसिव किसी शर्ट के लिए नहीं आता, बहुत सारे शर्ट में लग जाता है, तो उसको यूज करते वक्त उतना कोई सावधानी भी नहीं रखते हैं ना, चिंदी चिंदी चीजें लगाते रहो, टूट गया हटाओ, उतना कोई गिन गिन के बटन कोई देता भी नहीं है और यूज भी नहीं करता है। अब जो कॉस्ट कॉन्शियस कंपनियां होती है ना, जो वाकई में अपना बिजनेस को बहुत सावधानी से चलाना चाहते हैं, वो लोग बटन भी अपने स्टिच करने वाले को गिन के ही देंगे, तुम वेस्ट नहीं करो, वो लोग करते हैं। बट जो थोड़ा सा ऐसे ही चलाते हैं नॉर्मल, तो लोग उतना ध्यान नहीं देते, ऐसे ही चला रहे हैं। जो कॉस्ट मान लो आंख से दिख रहा है, बट फिर भी उसका अमाउंट पता करने में तकलीफ है, उस कॉस्ट को हम लोग इनडायरेक्ट कॉस्ट ही बोलेंगे। ये काला कपड़ा जो आपको दिखाया जा रहा है, इसका कॉस्ट पता करना आसान है क्या?
क्या लगता है ये किस भाव में आता होगा, सोचो तो। मीटर के हिसाब से। तो एक शर्ट को देख के हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसमें कितना मीटर कपड़ा यूज हुआ होगा। सोच के देखिए, जल्दी सोचिए, पता चल जाएगा। दर्जी के पास जाते हैं ना, बोलते हैं ना भैया मेरा शर्ट बनाना है, कितना कपड़ा चाहिए, तुरंत बता देता है 2 मीटर लगेगा। तो 2 मीटर लगेगा और रेट भी पर मीटर के हिसाब से है। ठीक है, तो कॉस्ट पता चल गया ना, दिख भी रहा है और कॉस्ट भी पता चलना चाहिए। समझ में आया? मतलब प्राइम आइडेंटिफिकेशन पॉइंट है कि कॉस्ट पता चलना चाहिए, तब वो डायरेक्ट है। ठीक है, जैसे बटन दिख रहा है लेकिन कॉस्ट नहीं जान सकते ना, उसे पूछा अच्छा बटन का कितना हुआ इसमें, अच्छा सूता, एक शर्ट में कितना सूता लगा उसका कॉस्ट बताइए थोड़ा। कितना लगा बता सकेगा क्या? क्या लगता है, सोचो ना, एक मैन्युफैक्चरर की तरह बता पाएगा? नहीं बता पाएगा जी। अगर नहीं बता पाएगा तो वो इनडायरेक्ट कॉस्ट है। कितना कोई सूता कितना मीटर लगेगा एक शर्ट में, उसका अंदाज नहीं होता। बट जो कॉस्ट कॉन्शियस कंपनी हो रही है ना आजकल वर्ल्ड में, वो लोग ये सब चीज पे भी नाप तो लगा दे रही है, इतना ही सूता में शर्ट सिलना होगा। हाँ ऐसा हो रहा है, बड़ा बड़ा लार्ज स्केल प्रोडक्शन में ऐसा इतना प्रिसीजन पे काम कर रहे हैं, नहीं तो बिजनेस में प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल हो गया। ठीक है, उस लेवल पे हम लोग अभी पढ़ाई नहीं कर रहे, हम लोग बात करें थोड़ा सा कैजुअल तरीका में। ओके, तो ऐसे आपको जज करना पड़ेगा कि जो कॉस्ट एकदम दिख जाए और उसका अमाउंट भी पता चल जाए, वो डायरेक्ट है। अब जैसे इसको बनाने के लिए दर्जी का कॉस्ट दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या दर्जी का कॉस्ट कितना लगा होगा? नहीं, तो ये डायरेक्ट हुआ कि इनडायरेक्ट हुआ? नहीं, ऐसे नहीं सोचना है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिख रहा नहीं दिख रहा उससे लेना देना नहीं है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे है, आपको ये पता करना है कि उसका अमाउंट पता लगाया जा सकता है क्या। जब दर्जी को रखे होंगे तो उसको तो कुछ बोल के रखे होंगे, तुमको एक शर्ट का 200 रुपया देंगे, तो 200 रुपया अगर अपने देते हैं तो ये डायरेक्ट कॉस्ट है। अगर दर्जी से मान लो ऐसे बात हुआ है, एक एक शर्ट का कोई गिनती नहीं है, तुमको महीना का 20,000 रुपया देंगे, बस जितना काम आया सब करना, कभी ज्यादा आया ज्यादा करना, कम आया कम करना, तब ये कॉस्ट क्या बन गया? इनडायरेक्ट। बट दर्जी के साथ ऐसे ही बातचीत किया हुआ है कि एक शर्ट का 200, अब शर्ट देख के तो दर्जी नहीं दिख रहा, बट दर्जी का कॉस्ट एसर्टेनेबल है तो डायरेक्ट, कॉस्ट एसर्टेनेबल नहीं है तो इनडायरेक्ट। समझा पा रहा हूं मैं? और एग्जांपल लेते हैं, एक और शर्ट के बाद एक और एग्जांपल में जाते हैं। सोचो जूता है, जूता, ठीक है, इमेजिन करो। तो जूता में लेदर क्या लगता है? लेदर डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? हाँ, डायरेक्ट कॉस्ट है। जूता में सोल, नीचे में जो सोल लगाते हैं, जल्दी सोचो, डायरेक्ट कॉस्ट है कि इनडायरेक्ट? ये भी डायरेक्ट है। ये सोल तो एक एक जूता का अलग पूरा स्पेसिफिक कट किया जाता है। लेदर भी मेजर किया जा सकता है कि एक जूता में इतना स्क्वायर सेंटीमीटर लेदर लगेगा, उधर स्क्वायर मीटर में नहीं लगेगा, सेंटीमीटर में लगेगा। जूता में डिजाइनर बकल होता है या लेस होता है, पहले डिजाइनर बकल को पकड़ो, डायरेक्ट कॉस्ट है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट है? हाँ, डायरेक्ट कॉस्ट है। अच्छा लेस होता है तो? लेस फैक्ट्री में जाके सोचोगे तो समझ में आएगा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट है। क्यों इनडायरेक्ट है? हाँ, क्योंकि खाली एक एक जूता का लेस फैक्ट्री में खरीदता होगा क्या? नहीं। और हर जूता का लेस इक्वली साइज का ही होता होगा ऐसा जरूरी है क्या? कभी छोटा कभी बड़ा भी हो ही जाता है। उतना कॉस्ट कॉन्शियस कंपनी होगी ना तो उसमें भी नाप नाप के चलाएंगे, जो कॉस्ट कॉन्शियस नहीं है वो लोग थोड़ा आगे पीछे कर देंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? जूता में पॉलिश दिख रहा है क्या? पॉलिश दिखता है क्या? जूता में पॉलिश किया हुआ दिखता है क्या? नहीं दिखता है। पॉलिश किया हुआ है तो दिखता ही है। अब पॉलिश का जो क्रीम है या जो पॉलिश का जो रॉ मटेरियल है उसका कॉस्ट क्या लगता है, डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है? इनडायरेक्ट है। मतलब आइडिया ये नहीं कि दिखना चाहिए, आइडिया ये है कि उसका कॉस्ट पता चल रहा होना चाहिए। समझ में आया?
अब जूता बनाने के लिए औजार बहुत सारा यूज हो रहा है, उस औजार का डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट। फेविकॉल यूज हुआ, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट? क्यों इनडायरेक्ट? हाँ, क्योंकि अमाउंट नहीं जान सकता कि कितना का फेविकॉल यूज हुआ। लॉजिकल है। जूता में मान लीजिए वो एक लेबल चिपकाता है ना, ब्रांड लेबल, डायरेक्ट कॉस्ट की इनडायरेक्ट कॉस्ट? हाँ, यूनिक कुछ है तो डायरेक्ट हो सकता है। अगर ब्रांड लेबल बहुत सारा बन रहा है, एक तो इसमें भी चिपकाना है, तो उसका कॉस्ट उतना मायने नहीं रख रहा, वो इनडायरेक्ट हो जाएगा। करेक्ट? समझ आ रहा है आपको? अब ऐसे आपको कोई भी आइटम उठाना होगा, देखो सोचना सीखना पड़ेगा, तब ये सब्जेक्ट सीखोगे। ये सब्जेक्ट में सोचना सीखना है। आप अगर सोचेंगे सर जो करा रहे बस वही चीज पढ़ना है और उसी से सम करना है, नहीं होगा। सोच में अगर बैठ जाएगा तो ये सब्जेक्ट बहुत आसान लगेगा। सोच में बैठाओ, जो कंफ्यूजन आए पूछो दोस्तों से, फिर से पूछो। करेक्ट? सुपर 30 देखा है क्या? क्या किया जीवन में? क्या किया? खाली पढ़ाई? सुपर 30 नहीं देखा तुम? क्या कर रहा है? खत्म हो जाएगा ऐसी जिंदगी। अरे लास्ट बैच को ले गए थे, उस समय आया था, तो आपके समय फिर आएगा तो फिर ले जाएंगे। तो डाउनलोड मारो देखो यार, क्या कर रहा है? पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, खत्म हो जाएगा। उसमें एक बहुत अच्छा चीज दिखाया, वो एक सीन आता है जिसमें बोलता है कि ये लिखने का काम मत करो बार बार। टीचर बोल रहे हैं लिखने का काम मत करो। मैं भी एकदम एग्जैक्टली वो मूवी देखा तो मुझे समझ में आया कि एक पर्टिकुलर चीज तो मेरे में भी कॉमन है। मैं भी पहले ही लिखने का काम बाद में, पहले सोचते हैं ना। चलिए चलते हैं फैक्ट्री में, इमेजिन करते हैं क्या हो रहा है वहां पे। एक प्रोडक्ट ले रहे, तो अब मैं जूता का बात कर रहा हूं ना, तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ सबके दिमाग में वो चल रहा था इमेजिनेशन में। वो इमेजिनेशन में जब आ जाएगा सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट सीख जाओगे। आपको कोई किताब का जरूरत नहीं, आप नेचुरली सब चीज करोगे। पहले कॉस्ट को समझना सीखिए। आपका एग्जाम बहुत इजी है। कॉस्ट एग्जाम में क्या होता है ना, सब चीज तो ला के दे देता है क्वेश्चन में, बस बोलता है जोड़ो। और रियल वर्ल्ड इतना टफ है कि अब एक पर्टिकुलर चीज में कितना कॉस्ट है वो खोजो, कहां है कॉस्ट, रिसर्च करना पड़ता है उधर। अरे ये भी तो कॉस्ट था, अरे ये भी तो कॉस्ट था। कभी बुक्स ऑफ अकाउंट में देखो, कभी एक्चुअल चीज को खोल खाल के देखो। रियल वर्ल्ड में तो बहुत बड़ा चैलेंज है, एग्जाम बहुत आसान है उसके सामने। और आप रियल वर्ल्ड का चीज कैप्चर कर रहे हो तो एग्जाम बहुत इजी लगने वाला आपको। ठीक है? तो कॉस्टिंग इज व्हाट? अ प्रोसेस ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। तो सेकेंड पॉइंट आ रहा है, व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज कॉस्ट? कॉस्ट माने क्या होता है? हिंदी में क्या बोलेंगे? खर्चा। खर्चा तो फिर एक्सपेंस। एक्सपेंस माने? एक्सपेंस माने खर्चा हुआ ना। कॉस्ट वो चीज होता है जिससे रिकवर कर सकते हैं। क्या? बैठिए। ठीक है, गुड, थोड़ा सा ठीक है। लागत, लागत बोल सकते हैं हिंदी में। कॉस्ट का वर्ड है लागत, और खर्चा एक्चुअली वर्ड है एक्सपेंस के लिए। खर्चा अकाउंटिंग टर्म हो जाता है, और कॉस्ट एक्चुअली अकाउंटिंग टर्म नहीं है। कॉस्ट वर्ड पकड़ते हैं कि वो प्रोडक्ट और सर्विस को एग्जिस्ट कराने के लिए या उसका बिजनेस कर पाने के लिए हमारे तरफ से क्या पैसा लगा। प्रोडक्ट और सर्विस का बिजनेस करना है ना, तो उस बिजनेस को चलाने के लिए आपका खर्चा लगता है। वो खर्चा सारा इकट्ठा कर दो तो लागत बन जाता है। अब जितना हम पैसा खर्चा किए सबका सब एक्सपेंस नहीं है। समझ में आया? जैसे एक्सपेंस के लिए तो अकाउंट्स का रूल है ना कि एनी अमाउंट दैट हैज एक्सपायर्ड या हुज बेनिफिट हैज एक्सपायर्ड और whose benefit has been utilized during the period, then it becomes an expense. समझ गए? अब मान लीजिए मैं खर्चा करके, ये एक प्रोडक्ट है, ये बॉक्स में कुछ सामान है, इसको बना दिया, तो लागत लग गया कि नहीं लगा? लग गया। ठीक? अब ये बिका नहीं,
बिका नहीं, पड़ा हुआ मेरे पास, तो अकाउंट्स क्या बोलता है ये कहां जाएगा? पीरियड एंड हो गया, पड़ा हुआ है मेरे पास पूरा का पूरा, ये एक्सपेंस हो गया क्या? अकाउंट्स में कहां दिखाओगे? पीएल में दिखाओगे क्या? डेबिट में? एक्सपेंस होगा तो पीएल डेबिट दिखाना होगा। अरे बोलिए ना हाँ कि ना, दिखाओगे? स्टॉक है ना, स्टॉक पीएल में डेबिट में आता है क्या? तो बैलेंस शीट में जाएगा। अरे बेटा, लोग अकाउंट्स को भी सिखाना पड़ेगा तुम लोग को। ये देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में मानो मैंने खर्चा किया, सारा खर्चा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बोल के लग गया 20 लाख रुपया, कुछ बिका ही नहीं, कुछ बिका ही नहीं, तो क्या बोले? लॉस। क्या बोले? लॉस बोले क्या? बुक्स में लॉस हो गया क्या? लॉस तब हुआ जब ये खर्चा है। आप क्या बोलोगे? कुछ बिका ही नहीं ना सर, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक हो गया 20, मतलब ये अमाउंट को भेज दिया पीएल से निकाल के बैलेंस शीट में, तो पीएल में है ही नहीं, आया था चला गया। क्लोजिंग स्टॉक पीएल आइटम है कि बैलेंस शीट आइटम है? कुछ लोग बोलता है दोनों है सर, उधर भी आता उधर भी आता, नहीं, वो बैलेंस शीट आइटम है, वो पीएल आइटम नहीं है। बैलेंस शीट में ही जाएगा, इसका जगह बैलेंस शीट में। पीएल में तब आएगा जब ये खर्चा बन जाएगा, जब बिक जाएगा तब ये खर्चा बना। क्या समझे? तो ये 20 लागत थी कि नहीं थी? थी, बट ये खर्चा हुआ नहीं हुआ। तो कॉस्ट और एक्सपेंस में फर्क है ना। एक्सपेंस का फीचर क्या है कि उसका बेनिफिट एक्सपायर हो जाए या फिर यूज हो जाए, मतलब उसका कैरी फॉरवर्ड इफेक्ट नहीं होना चाहिए। बट कॉस्ट माने हम लोग बोलते हैं कि कोई भी चीज का जिसका अपने बिजनेस कर रहे हैं, उस चीज को एग्जिस्ट कराने का जो खर्चा लगा, वो जरूरी नहीं है पीएल में डेबिट हो, वो एक्चुअली पीएल का आइटम बने को जरूरी नहीं है, बट जितना लगा सब जोड़ोगे तो कॉस्ट बन गया। ठीक है, इसलिए कॉस्ट के लिए हम लोग ऐसे बोलेंगे, इट इज द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज utilized in production of goods or rendering of services expressed in monetary terms. Amount of resources utilized in production of goods or rendering of services expressed in monetary terms. समझ में आया? एकदम सिंपल भाषा में बोला। अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज माने लागत हो जाता है कि कितना रुपया लगा के ये बना। ठीक है, मैंने अपना बुद्धि लगाकर, पैसा लगाकर ये मैट आपके लिए बनाया। आज ये मैट अभी आपको दिया नहीं गया, छपा के रख दिया गया है, इन्वेंट्री में पड़ा हुआ है, तो लागत तो लग गया है, कॉस्ट तो है उसका, बट वो एक्सपेंस नहीं बना है। ये एक्सपेंस कब बनेगा? जब आपका एडमिशन हो गया और आपको दे दिया। करेक्ट? तो हम लोग सब्जेक्ट का नाम एक्सपेंस अकाउंटिंग रखें कि कॉस्ट अकाउंटिंग रखें? कॉस्ट अकाउंटिंग रखें। असली चीज पढ़ना है अपने को, कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है, एक्सपेंस अकाउंटिंग नहीं पढ़ना। एक्सपेंस अकाउंटिंग तो अकाउंट्स में होता ही है, वो तो अकाउंट्स का एक हिस्सा है। सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग, सब्जेक्ट है कॉस्टिंग, नॉट एक्सपेंसिंग। सब्जेक्ट का नाम है कॉस्टिंग। ओके, मैं जनरली कॉस्ट को ऐसे समझाता हूं कि ये तो आपने समझ गया, ठीक है। अब इसमें एक बहुत बड़ा चैलेंज है। देखो, ये अब अंदर की बात बता रहे हैं, सब्जेक्ट को अंदर जहन में उतारना है, तो ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। ये अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूटिलाइज्ड कभी भी 100% हो ही नहीं सकता। मतलब
आप सोचेंगे हम एक प्रोडक्ट को लेके बैठ जाएं और उसको बनाने का सारा खर्चा भी खोज के निकालेंगे, हम सोएंगे नहीं, हम कुछ खाएंगे नहीं, जब तक कि उसका कॉस्ट नहीं पता चलेगा। सब A to Z कैप्चर हो जाना चाहिए। कभी हो नहीं सकता ये, हमेशा कुछ ना कुछ छूटेगा। आपको एक चीज बताते हैं, स्पेशली कॉस्ट अकाउंटेंट लोगों को बताते हैं, आप लोग का फाइनल में ना एक सब्जेक्ट आता है कॉस्ट ऑडिट बोलकर, ठीक है, जिसके लिए ही आप एक स्पेशल डिग्री होल्डर बनते हैं, कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हैं। बाकी आपका पूरा क्वालिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसा ही है, सारा पढ़ाई सब बराबर ही है। खाली एक सब्जेक्ट के कारण आप लोग अलग हो जाते हैं उन लोग से, कि आपको कॉस्ट ऑडिट करना आता है, आपके ऊपर ही अधिकार है कॉस्ट ऑडिट करने का। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अधिकार नहीं है वो करने का। एनीवेज, वैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास अलग अधिकार है स्टैट्यूटरी ऑडिट करने का, आपके पास अलग अधिकार है, ठीक है। मैं ये समझा रहा हूं, उधर एक बहुत अच्छी बात बताई जाती है, एक स्टेटमेंट है, आपको समझा दे रहे इंटर लेवल पे, फाइनल का चीज है, लेकिन बोलते कॉस्टिंग इन इटसेल्फ इज वेरी कॉस्टली। समझे इस लाइन का मतलब, समझ में आया? कॉस्टिंग इन इटसेल्फ इज वेरी कॉस्टली। एन ऑर्गेनाइजेशन शुड डू ओनली कॉस्टिंग टू दैट एक्सटेंट विच इट कैन अफोर्ड। समझ में आया? बहुत गहराई की बात है। उतना ही कॉस्टिंग करिए जितनी आपकी औकात है। समझे? कॉस्टिंग इन इटसेल्फ इज वेरी कॉस्टली। आज मैं अगर ये सोचने लगूं ना कि आपको पढ़ाया तो मेरा ये एसी का बिल कितना आया, ये बेंच का डिप्रिसिएशन कितना आया, साफ सफाई का खर्चा कितना आया, डेकोरेशन का खर्चा आपके कारण कितना आया, ये दरवान को रुपया देते उसको कितना लगा, सिक्योरिटी गार्ड है उसका कितना लगा, यहाँ पे हर बुधवार पूजा होता है, लड्डू बटता है, लड्डू का खर्चा आपके नाम पे कितना आया, भैया एक्वागार्ड वाला साल में 6 बार पानी का मशीन चेंज करके जाता है, उसका खर्चा आपके नाम पे कितना आया, आपके वो पढ़ाने के लिए मेरे को कितना सारा किताब खरीदना पड़ता है, कितना सारा मैगजीन खरीदना पड़ता है, उसका खर्चा आपके नाम पे कितना गया। ये सब करने लगूंगा तो पढ़ाऊंगा कब? ये सब करने के लिए तो आदमी चाहिए ना, आदमी तो फ्री में नहीं आएगा। वो आदमी भी आके अकेला कितना करेगा? फिर वो बोलेगा सिस्टम बनाओ, वो सिस्टम बनाओ, वो सिस्टम को चलाओ, एक डिपार्टमेंट चलाओ। भैया इतना कॉस्टिंग नहीं करना है, चलने दे, नसीब पे खेलेंगे। ऐसे ही होता है ना रियल वर्ल्ड में। जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है ना तो उसका शक्ति बढ़ता है, पैसा जमा होता है तो शक्ति बढ़ता है, तब वो लोग कॉस्ट कॉन्शियस होता है। एक छोटा दर्जी का दुकान में जाएंगे ना, बटन लगाते समय इतना बुद्धि नहीं चलाएगा, लेकिन एक बड़ा फैक्ट्री में जाएंगे जहाँ पे डेली का 10,000 शर्ट बन रहा है, वहां पे एक एक आदमी को 5 ही बटन मिलेगा, अगर 5 लगना है तो 6 नहीं मिलेगा। क्योंकि वहां पे अगर हर जन एक बटन एक्स्ट्रा ले लिया तो 10,000 बटन दिन का गया, उसका पैसा कहां से आएगा? समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूं? तो मैं ये बोल रहा हूं, अपने जो सोचते हैं ना कि एक प्रोडक्ट को बेचना है, उसको सर्विस को बेचना है, उसका सारा कॉस्ट पता कर लेंगे, नहीं होता है। इसलिए मैं ऐसे समझाता हूं, ये किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये थ्योरी में कभी एग्जाम में पूछ ले तो आप लिखने मत जाइएगा, ये आपके और मेरे बीच की बात है, अंडरस्टैंडिंग की बात है कि रियल वर्ल्ड में कैसे होता है। रियल वर्ल्ड में हम लोग बोलते हैं जितना हम पता कर सकेंगे। सोचो मैं ऐसे एक लिस्ट बनाया, उसमें खर्चा का नाम लिखता गया, जितना हम पता कर सकेंगे उसके बाद हम एक लाइन खींच के टोटल मार देंगे, यही मेरा कॉस्ट है। ठीक, इसके ऊपर प्रॉफिट जोड़ के कस्टमर को प्राइस भी बता देंगे, दे दीजिएगा इतना चाहिए। बट ये जो प्रॉफिट है ये मेरा कभी भी नेट प्रॉफिट नहीं है। क्यों? ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है। ग्रॉस प्रॉफिट माने वो प्रॉफिट जो आप अपने प्रोडक्ट को बेच के कस्टमर से लेते हो। कस्टमर को बोलते हो ना कि अच्छा ये मेरा 100 का है तो हम आपको 120 में देगा, तो कस्टमर आपको कितना रुपया प्रॉफिट दिया? 20 रुपया दिया, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। बट ये आपका नेट नहीं हो सकता। क्यों? क्यों? अरे ये सब टेक्निकल बात करता है, ज्यादा इंग्लिश बोलता है। अभी क्या समझाया सर ने?
सारा खर्चा जान गए थे क्या? हो ही नहीं सकता ना ऐसा। अभी बहुत सारा ऐसा खर्चा है जो प्रोडक्ट वाइज पहचानना उतना संभव नहीं था उस समय। वो सारा खर्चा, ये सारा जो ग्रॉस प्रॉफिट टोटल में इकट्ठा होगा उसमें से माइनस होगा, उसको हम लोग बुलाते हैं अनएब्जॉर्ब्ड या अनरिकवर्ड एक्सपेंसेस। तो जाके ऑर्गेनाइजेशन का नेट प्रॉफिट आएगा। बस पढ़ाई जितनी भी कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में बनी वो इसीलिए बनी कि आप ज्यादा से ज्यादा यहां पे सोच लो। मतलब हम नहीं बोल सकते फुल प्रूफ आप हो जाओगे, ज्यादा से ज्यादा यहां पे सोच लो। कभी मौका मिलेगा बड़ा कंपनी में काम करने का ना, तो ये रियल चीज देखोगे। जैसे आपको बता दें, टीसीएस नाम सुना है ना? अब टीसीएस में एक किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट आया, तो उस प्रोजेक्ट का काम करने के पहले उसका कॉस्टिंग किया जाता है कि इसका इतना रिक्वायरमेंट है, इतना आदमी लगेगा, इतना दिन काम करेगा। तो एक डायरेक्ट कॉस्ट है, वो तो समझ में ही आ रहा है, इतना आदमी लगेगा, इतना दिन लगेगा, तो कॉस्ट लगेगा लगेगा। अब उसके बाद उनका ऐसा ऐसा सिस्टम बना हुआ है, एसी का बिल कितना आएगा, भाड़ा कितना लगेगा, सुपरविजन कितना लगेगा, जितना मेजर हेड्स है सब चीज कवर्ड है। और वो सब भी लॉक कर देते हैं, वो लोग अपना ईआरपी में सब लॉक करके छोड़ देते हैं। और फिर जब क्लाइंट का काम मिल जाता है ना, तो एक और उनके ऊपर भार आता है। देखो आप जो कॉस्ट सोचा, देखो ये कॉस्ट सोचा था, ये कॉस्ट सोचा था, क्लाइंट को जोड़ के आपने प्रॉफिट जोड़ के प्राइस बता दिया, क्लाइंट बोला ठीक है ये दे देगा। अब ऐसे तो कुछ कॉस्ट तो अभी तक कवर ही नहीं हुआ है, ये तो वो तो चैलेंज है ही, बट ये भी तो एक रिस्क है। देखो कि जो सोचा था उतना ही कॉस्ट फिर एक्चुअल में लगा कि उससे ज्यादा लग गया। हो ही सकता ना ज्यादा लग गया, नहीं ध्यान दिया, मतलब कॉस्ट आइडेंटिफाई हो गया था, इतना इतना लगना था, बट जब वो काम वाकई में करने गए एक्चुअल में, फिर वो कॉस्ट ज्यादा हो गया। हो सकता ना, रिस्क है कि नहीं है? तो ये लोग ये ईआरपी में लॉक कर देते हैं और फिर एक 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 आइटम को पूरा पैरिटी पे मिला मिला के चलते हैं। और इसका खबर कंपनी का टॉप मालिक तक रहता है। सॉफ्टवेयर का जमाना आ गया, सब चीज ईआरपी से अपडेट हो जाता है। वो मोबाइल ऐप खोलेगा ना, तुरंत उसको सब दिख जाएगा, उसका केबिन में इतना बड़ा कंप्यूटर स्क्रीन लगा होगा, उसमें कुछ भी वो देख सकता है। और अगर एक प्रोजेक्ट में 1 घंटा ज्यादा काम हो गया, उसके कारण जो उस प्रोजेक्ट का मैनेजर है उसका नौकरी जा सकता है। उसका लॉस कौन बियर करेगा? तुम बियर करोगे? इतना प्रिसीजन पे लोग कॉस्टिंग कर लेते हैं। हम अगर सोचे कि सतीश सर आप भी वैसा कर लीजिए, आप तो कॉस्टिंग पढ़ाते भी हैं, अफोर्डेबिलिटी नहीं है भैया हमारी इतनी कॉस्टिंग करने की। वो लोग कर सकते हैं, वो लोग इतना ईआरपी पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते अभी। हम लोग वो सब करने जाएंगे तो हम लोग को जो बेसिक रूटीन चलाना हम लोग वो कैसे करेंगे? समझ में आया आपको क्या बोल रहा हूँ? हाँ, मूढ़ी वाला के सामने बैठ के ना मूढ़ी खा रहे, ठीक है, तो मूढ़ी बनाया 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 बनाया, यार ऐसा फुटानी में मूढ़ी बना रहा, उड़ा दिया, फिर ठोंगा लिया उस स्टाइल में फट करके मारा और ठोंगा फाड़ दिया, फिर दूसरा लिया, फिर खोला, फिर फाड़ दिया, फिर तीसरा लिया, फिर लिया, उसमें डाल के दे दिया। लेकिन क्या किया यार, 5 रुपए का मूढ़ी मेरे को दिया नहीं, इतना मूढ़ी उड़ा दिया, इतना आलू काट के गिरा दिया, इतना ठोंगा फाड़ दिया। सेंस है बिजनेस चलाना है कि नहीं? तुमको समझाओ उसको जाके, समझाओ, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तुम्हारा, तुम सीखो उसको सिखाओ, सीख जाएगा। तो भैया ये सब करेंगे तो धंधा कैसे चलाएंगे, इतना कौन सोचता है? समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ? ये सब किताबों की भाषा नहीं है दोस्तों, किताबों में ये सब हम लोग नहीं लिखा हुआ पढ़ते हैं, ये रियल वर्ल्ड की भाषा है। और कुछ कुछ इसके कारण आपको समझ में आने लगेगा कि ये चैप्टर इसलिए बनाया। अच्छा, हम लोग चाहते हैं जितना ज्यादा हो सके कैप्चर करें, और जितना टॉपिक यहाँ पे बनाया, जितना चैप्टर यहाँ पे बनाया, वो इसी सोच से बनाते गए कि ज्यादा से ज्यादा कैप्चर हो, कम से कम ऐसा डिफरेंस आए, कम से कम डिफरेंस आए। हम नहीं चाहते डिफरेंस आए, डिफरेंस आएगा तो अल्टीमेटली मार किस पे पड़ेगा? प्रॉफिट पे पड़ेगा, और प्रॉफिट नहीं आएगा तो बिजनेस चलेगा कैसे? करेक्ट?
तो इसलिए मैं ये समझाता हूं, कॉस्टिंग में वही अमाउंट कॉस्ट कहलाता है जो आप सोच के चले थे। ठीक है। अब अगर आपने सोचा नहीं था फिर भी आपका लग गया तो आप कस्टमर से मांग सकते हो क्या? अरे हाँ कि ना? आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं। मेरे साथ एक घटना हुई थी बचपन में कि घर में पहली बार कहीं मेरे को अकेला भेजने का सोचा, मतलब कलकत्ता से बाहर नहीं, सोचा गया कि जाओ आज बस में तुम 10 रुपया लेके जाओ, 5 रुपया भाड़ा था जाने का, 5 रुपया आने का, और ये वाला कुछ सामान ले जाके यहाँ पे दे के आओ। मतलब स्कूल में ही थे, बहुत छोटे थे, मतलब आप समझिए कि 10 रुपया रखना कैसे उसका डर था, गिरा देंगे तो, घर वालों का डर था, ही रख के कैसे जाएगा इतना छोटा बच्चा। तो क्या हुआ कि चले तो गए आराम से, सामान भी दे दिया, फोन वोन भी नहीं था ना उस समय, और फोन छोटा बच्चा को तो ऐसे भी नहीं देते। तो आते समय बस में चढ़ा, बस 5 ही रुपया था, मालूम था कंडक्टर आएगा तो टिकट देना है। अब मैं खिड़की के पास बैठा हुआ सीट में, और अचानक दिखता क्या हूं कि थोड़ा दूर में जाके बस को पुलिस वाला रोका। पुलिस वाला रोका तो कंडक्टर उतरा। मैं खिड़की से देख रहा हूं कि अरे तो उतरा पुलिस वाला, कुछ उससे फाइन वाइन मांगा, वो अपना हाथ में कुछ रुपया था ऐसे सजा के रखता ना, वो निकाल के उसको गिन के दिया। अब वो जैसे दिया मेरा हालत खराब हो गया। मैं ये सोच रहा हूं ये तो ऊपर आके हम लोग से मांगेगा, मेरे पास तो है नहीं 5 रुपए से ज्यादा, अब मैं क्या करूंगा? मैं बच के दुबक के कैसे देख रहा हूं कि उधर से उतर जाऊं, मेरे को बोले नहीं कुछ, बट फिर भी बचना आ नहीं रहा था, बैठा रहा। जब आया कहाँ जाएगा, 5 रुपए ये वाला टिकट दे दो, कुछ बोला ही नहीं, 5 रुपया लिया और वो टिकट दे दिया। मेरे को लगा भगवान बचा लिया आज तो। सच बता रहे हैं, इतना डर गए थे कि 5 ही रुपया था और उसको पैसा दिया, मेरे से मांगा ही नहीं। मेरे को लगा ये लोग भी यार बहुत दिल वाला लोग है। अच्छा भाई, मेरे को ऐसा लगा। उस समय थोड़ी कॉस्टिंग पड़ रहे थे। अब आप सोचिए वो आके वो रुपया क्यों नहीं मांगा, क्यों नहीं मांगा? नहीं, क्या उसने वो अमाउंट इनकर होगा वो सोचा था? नहीं। अगर सोचा होता तो उसके कॉस्ट में पहले से होता, वो भाड़ा भी उसी हिसाब से सेट करके रखा होता। ठीक। सिंस वो अमाउंट उसका खुद का ही नहीं सोचा हुआ था, तो प्रिंसिपली वो अमाउंट किसी भी ग्राहक से मांगा नहीं जाना चाहिए। अब अगर वो आता और गेट बंद कर लेता और बोलता अब तो जाने देंगे ही नहीं तुम लोग को जब तक तुम लोग एक्स्ट्रा दोगे नहीं, तो हम लोग कुछ कर सकते थे, देना पड़ता। करेक्ट, देना पड़ता ना। तो ऐसा कोई कानून लिखा हुआ है? हाँ चलिए, बस में मैं मानता हूं कि थोड़ा सा गवर्नमेंट रेगुलेटेड प्राइस है। मेरा यहाँ पे बिजली बिल महीने का 1 लाख रुपया आता है, इस बार 1.25 लाख आ गया। अब मैंने गेट बंद करा दिया, तुम लोग निकल के दिखाओ। कुछ नहीं है, 25,000 रुपया है, 1000 बच्चा लोग है, 25-25 रुपया सबको देना है। मांग लेंगे और जबरदस्ती करेंगे, जाने नहीं देंगे, तो आप क्या कर लोगे? दे दोगे? दे दोगे? नहीं दोगे? अरे ऐसे थोड़ा लाचार समझो अपने आप को। सर दे देते हैं और क्या करते हैं, बच्चे हम लोग, दे देते हैं। लेकिन एक बार दे देते तो दोबारा हाँ वापस किसी को यहाँ भेजोगे? भाई सोच समझ के जाना। पढ़ाता बवाल है लेकिन कभी भी 25 रुपया मांग सकते। होता कि नहीं होता? तो ये क्या हो जाता? अगेंस्ट एथिकल प्रैक्टिस। कॉस्टिंग करते वक्त हमें कुछ एथिक्स का ध्यान रखना है। लॉ नहीं है ये, कॉस्टिंग इज नॉट बैक्ड बाय एनी लीगल नॉर्म्स, कोई रेगुलेशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत सारा बोलते हैं ना ह्यूमन लोग का बनाया हुआ रूल्स है। अगर कुछ एक्स्ट्रा लगे या आपको बियर करना है, यही बिजनेस का उसूल है, बिजनेस का उसूल बोलते हैं उसको।
वो उसूल भी आपको पढ़ना है। तो जो कॉस्ट सोचा था वही आपका कॉस्ट है, बाकी जो नहीं सोचा, जो बाद में लगा, वो सब आपका जीपी से माइनस होगा, और आपको एनपी अपना खुद समझना होगा। अगर ये एनपी बच रहा है, बचा पा रहे हो, तो बिजनेस चलेगा, तो बिजनेस नहीं चलेगा। इसलिए बोलते हैं बिजनेस जब करो तो कमाई आ भी रही हो तो बहुत ज्यादा हाथ खुला मत रखो। हाथ खुला रखोगे तो क्या होगा, सोचा तो था नहीं वो कॉस्ट करोगे इनकर, और इनकर नहीं करोगे तो वो सब कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगा, लास्ट में प्रॉफिट बचेगा नहीं तो बिजनेस चलेगा कैसे, राइट। तो ये एक फ्लो चार्ट आप बनाइए, ये सतीश सर का सोच है कॉस्टिंग के प्रति, ठीक है। इससे आपको हमेशा याद रहेगा कि कॉस्ट एक्चुअली होता क्या है। लिस्ट ऑफ आइटम्स। यस, बोथ आर कॉस्ट। ये जो सोचा था इसको बोलते हैं अपने एब्जॉर्ब्ड एक्सपेंसेस, ठीक है। एब्जॉर्ब माने ये रिकवर कर पा रहे, अपने उठा पा रहे हैं। और अनएब्जॉर्ब एक्सपेंस भी कॉस्ट ही है, ये भी कॉस्ट है। मैं ये बोलना चाह रहा हूं सारा कॉस्ट कैप्चर नहीं होता है, जो कैप्चर हो जाता है वो एब्जॉर्ब्ड है, और बाकी का कॉस्ट कैप्चर नहीं होता, वो अनएब्जॉर्ब्ड है। हम लोग जो बोलते हैं ना हम कॉस्टिंग करने आ रहे हैं, तो हम उसी कॉस्ट को लेके चलेंगे जो कैप्चर हो सकता है, जो कैप्चर नहीं हुआ वो हमारा प्रॉफिट में चार्ज होगा। तो आपको हम लोग कभी नेट प्रॉफिट निकालना जब सिखाएंगे इस सब्जेक्ट में, तो आपको दोनों करवाएंगे कि देखो नेट प्रॉफिट कैसे आ रहा है, और अदरवाइज कस्टमर से कितना प्रॉफिट कमाना है वो देखो। ठीक है। हिंदी में जो आपने सुना उससे कुछ यहाँ लिखना हो तो आप अपने आप लिख लीजिएगा कि ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में जितना लागत लगा, जितना अमाउंट लगा, सबका सब एब्जॉर्ब हो जाएगा, सबका सब पहले से पता होगा। और जितना पता चल पाए वही हमारी पढ़ाई का वैल्यू है। हमारा पढ़ाई का मतलब ही यही है, ऑब्जेक्टिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पता चल पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में लिख रहे हैं कॉस्ट वर्सेस एक्सपेंस। एक्सपेंसेस आर द आउटफ्लोज whose benefit have been utilized or expired during the period. All expenses are debited to PL, but all cost may not be. All expenses are debited to PL, but all cost may not be. नेक्स्ट आ रहा है दोस्तों नंबर 3,
व्हाट इज कॉस्ट अकाउंटिंग? कॉस्ट अकाउंटिंग होता है, देखो, कॉस्टिंग प्लस अकाउंटिंग। कॉस्टिंग तो सिखा ही दिया, उसके साथ अकाउंटिंग जोड़ने का मतलब हो रहा है अकाउंटिंग माने क्या समझेंगे? प्रॉपर प्रेजेंटेशन। आप जो अकाउंट सोच रहे हैं वो जरूरी नहीं है, प्रॉपर प्रेजेंटेशन होना जरूरी है। मतलब इस तरह से कॉस्ट डिटरमाइन करिए कि वो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हो, किसी को दिखा पाए। जैसे आप प्रोफेशनल हो, एक्सपर्ट हो, बाहर से आए हो, मेरे को अपना कॉस्ट बता रहे हो, तो प्रॉपर प्रेजेंट करके ना एक रिपोर्ट बना के सबमिट करोगे तब तो आपको फीस मिलेगा। और ऐसा लिख के दो कि मेरे यहाँ कोई भी समझ पाए, मैं इस साल भी समझ पाऊँ, अगला साल भी समझ पाऊँ। रेफरेंस मटेरियल होना चाहिए अच्छा। खाली मुंह जवानी बोल के मुझे कॉस्ट मेरा समझा के चल जाओगे, उसका कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है? सो द प्रोसेस ऑफ determination of cost with proper recording of transaction, with proper recording of transactions. The process of determination of cost with proper recording of transactions. This is your cost accounting. The process of determination of cost with proper recording of transactions. ठीक है? कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ साथ एक और टर्म आता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैं अपने बुक का नाम रख रखा हूं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है? अच्छा, एक चीज और बता दे, सीएमए इंटर में ग्रुप 1 में जो सब्जेक्ट है इंस्टीट्यूट के हिसाब से, उसका नाम है सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग। अब मेरा मैट तो सब चीज सिखा रहा है ना, सीए वालों को भी सिखा रहा है। सीए में सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है? सीएमए में क्या क्या, ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग रखा, ग्रुप 2 में थोड़ा बहुत मैनेजमेंट अकाउंटिंग रखा, बट ग्रुप सीएमए में क्या क्या, ग्रुप 1 में पूरा कॉस्ट अकाउंटिंग है, ग्रुप 1 में थोड़ा बहुत मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, और ग्रुप 2 में पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। ग्रुप 2 का आपका सब्जेक्ट का नाम है इंस्टीट्यूट के हिसाब से कॉस्ट मैनेजमेंट। समझ गए? उधर नाम है कॉस्ट मैनेजमेंट, इधर नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी क्या हुआ, हाल फिलहाल में एक इंसिडेंट हुआ कि हमारे पेन ड्राइव क्लास एक स्टूडेंट ने लिया, उसको यहाँ से कुरियर गया बुक, तो बुक का नाम लिखा हुआ था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सीए में ग्रुप 1 लिया था उन्होंने, वो बुक देखते ही वापस रिटर्न करवा दिया, तो मेरे को गलत बुक आ गया है, मेरा सब्जेक्ट का नाम है कॉस्ट अकाउंटिंग। और हमारे यहाँ का भी टीम घबरा गया कि अरे गलत बुक चला गया होगा, अच्छा वापस भेज दीजिए। बुक रिटर्न आया, रिटर्न बाद में आया, उसके पहले एक और बुक चला गया। ठीक है? रिटर्न आने में टाइम था, तब तक एक और बुक चला गया, वो बुक वापस उसके पास गया, तो फिर वो हल्ला करने लगी, फिर गलत बुक भेज दिया आप लोग। अरे गलत बुक गया, आपको पता कैसे चला? हाउ डिड यू नो कि ये बुक गलत है? मतलब उसमें नाम लिखा हुआ है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मेरे यहाँ है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो फिर हमने समझाया कि हमने अपना नाम बुक का अपने हिसाब से रख दिया है। ठीक है? अब जैसे फाइनल में किताब का नाम है दिव्य जड़ी बूटी, तो नाम रख दिया भाई अपने हिसाब से, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वही आपका इंस्टीट्यूट मैट का भी नाम होगा, हम ऐसे पढ़ा रहे, तो वो नाम पे मत जाइएगा। व्हाट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग? ठीक है? देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग तो आप ये सब्जेक्ट सीखेंगे ही, इस सब्जेक्ट में थोड़ा बहुत मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी सीखेंगे। फाइनल का सिलेबस सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यहां पे थोड़ा बहुत मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इंटर में जो भी है थोड़ा बहुत है, फाइनल में पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करता है, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग वाला जो डिपार्टमेंट होगा
उसका एक पर्पस है कि प्रोडक्ट कॉस्ट स्टेटमेंट मुझे बनाना है, और किसको बताना है? टॉप मैनेजमेंट को बताना है, फॉर इंटरनल रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी स्टेटमेंट बनेंगे वो किसी बाहर वाले को नहीं दिखाया जाता, खुद के लिए। मतलब आप अगर मेरे प्रोफेशनल एक्सपर्ट हो, आप मुझे अगर मेरे बैच का कॉस्ट निकाल के दोगे, तो मैं ये सिर्फ अपने तक रखूंगा, इंटरनल यूज के लिए रखूंगा। मैं अपने शेयर होल्डर्स में थोड़ी बांटूंगा जाके कि देखो हमारे यहाँ ये कॉस्टिंग है। किसी बैंक वाले को थोड़ी बताऊंगा जाके कि आप हमें लोन देते हो तो आप देखिए हमारा कॉस्ट क्या है। किसी बाहर वाले को नहीं बताते हैं। उसी तरह से अगर हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाते हैं ना, वहां पे जो भी बनाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाते हैं कि हमें बाहर वाले को बताना है कि हमारे अंदर में क्या काम हो रहा है। पीएल बैलेंस शीट किसके लिए बनाते हैं? खुद के लिए कि बाहर वालों के लिए? शेयर होल्डर्स के लिए, कि आपका रुपया से हम जो बिजनेस किया, देखिए वो कैसा बिजनेस बना है। बैंक वाला अगर हमारे को लोन देने लगेगा उसके पहले ही बोलेगा 3 साल का पीएल बैलेंस शीट देखिए तो आपका, है ना? तो वो देखना चाहता है, मतलब बाहर वालों को दिखाना है, उस हिसाब से वो रिपोर्टिंग होती है। किसमें ज्यादा डिटेल होता होगा? हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग में डिटेलमेंट ज्यादा होता होगा कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में? फाइनेंशियल में ज्यादा होता है। क्यों? कि बाहर वाले को दिखाना है ना, तो उसको तो समझ नहीं आएगा जब तक डिटेल नहीं बनाओगे। और घर में तो सब समझदार लोग हैं, उस तो बिजनेस समझते हैं, आप बिजनेस की भाषा में बात करो तो शॉर्टकट में बताओगे चल जाएगा। तो अकाउंट के जो हेड्स होते हैं वो कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत कम होते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अकाउंट हेड्स बहुत बड़ा होता है। ठीक है। और इसी के साथ आ रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी इंटरनल पर्पस के लिए है, बट इसका खासियत क्या है कि इसका जो रिपोर्ट्स बनता है बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग से जो आया रिपोर्ट और फाइनेंशियल अकाउंटिंग से जो रिपोर्ट्स आया या जो डिटेल्स मिला, उस दोनों को एनालाइज करके एक और रिपोर्ट बनाते हैं जो सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के लिए होता है, और उससे उनको बताते हैं कि आपको भविष्य में अपना बिजनेस कैसे चलाना है, टू हेल्प देम इन फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। कि फ्यूचर में अगर आप ऐसा नहीं किया तो आपका बिजनेस में बहुत भारी नुकसान आ सकता है, या ऐसा किया तो बहुत फायदा आ सकता है। समझ गए? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जैसे मैंने आपको बोला ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग करते हैं ये वाला काम, ये कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है। फिर वाकई में ये काम करने के लिए एक्चुअल कॉस्ट क्या लगा, ये काम हम लोग करते फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है कि खर्चा वाकई में लग कितना रहा है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता है, जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होता है वैसे ही उसका एंट्री मार देते हैं। ये काम कॉस्ट अकाउंटिंग में कर रहे हैं। अब इन दोनों में कंपैरिजन करके एक रिपोर्ट बनाना चाहिए जो बताएगा कि कौन सा आइटम में आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो, कौन सा में पैसे बचा रहे हो, वो फायदेमंद है कि नुकसानदायक है। उसका एनालिसिस भी दोगे उस रिपोर्ट में। इसको हम सोचिए नाम दिया वेरिएंस रिपोर्ट। वेरिएंस में हम दोनों को कंपेयर करेंगे, और ये काम हम करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जिसमें हम एनालिसिस करेंगे पूरा कि ऐसा एक्चुअल में ज़्यादा क्यों हुआ, कम क्यों हुआ, और उसके बेस पे टॉप मैनेजमेंट को एक सुझाव देंगे कि आपको भविष्य में कैसे चलाना है, नहीं तो बिजनेस में क्या खतरा है, क्या फायदा है। समझ गए? इसको भी यहाँ पे एक बार जोड़ लीजिए तो आप अपना वहाँ पे नोट्स में। अब जगह नहीं है हम लोग का, अपने तो लगा दिए, हम लोग कैसे लिखें? हम्म। अरे वहीं एडजस्ट कर लो ना थोड़ा सा, एफ ए लिख लो, एम ए लिख लो, आ जाएगा। हाँ। एक्चुअल कॉस्ट,
वेरिएंस। ठीक है, सो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पूरा मीनिंग लिख लीजिए यहाँ पे। हुआ? तो दोस्तों ये एक बार के लिए मेरे हिसाब से मेरा बेसिक्स ख़त्म हुआ। बेसिक्स चैप्टर टू चैप्टर जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा सब चलता रहेगा, ठीक है। एक दिन में सारा बेसिक पढ़ाने से पूरा बेसिक याद भी नहीं रहता है। इतना बेसिक जान लिया कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, कॉस्ट क्या है, कॉस्टिंग क्या है, उतना इनफ है। आपको और ज़्यादा नॉलेज के लिए मैं आपको एक साधन बता देता हूँ। अपने एसजेसी वेबसाइट में जाइएगा, आपको कोर्सेज सेक्शन में ना कुछ, जैसे आप लोग अभी खोजा होगा ना कि सीए इंटर का क्लास बैच का एक बटन मिला होगा, या फिर कोई सीएमए इंटर में लिया एडमिशन तो सीएमए इंटर में क्लिक करने से बहुत सारा कोर्स का बॉक्स आ रहा था। तो वैसा बॉक्स में आप पहले खोजिएगा फ्री वीडियोस वाला एक बॉक्स मिलेगा। उस फ्री वीडियोस में कॉस्टिंग टीजर्स बोल के एक फ्री कोर्स हमने बना दिया, ठीक है, कॉस्टिंग टीजर्स। इसमें बहुत सारा बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो क्लिप डाल दिया, जैसे व्हाट इज कॉस्ट, व्हाट इज कॉस्टिंग का भी मिलेगा आपको, और बहुत सारे चैप्टर्स का अलग अलग डाल दिया है। तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, उसका और अच्छे से नोट्स बना लीजिए, अलग से कोई बेसिक का कॉपी बना लीजिए छोटा सा, वो छोटा डायरी जो आपको मिला उसमें सारा बेसिक्स लिख लीजिए। और वो मोबाइल में भी खोल सकते हैं आप, एक एक वीडियो 2 बार देख सकते हो उसमें। आपके कोई और दोस्त है जो यहाँ नहीं पढ़े हैं, उनको भी बोल सकते हैं देख ले फ्री में सारा वीडियोस। उसमें करीब 30-40 वीडियो डाला हुआ है छोटा छोटा कॉन्सेप्ट्स का, अलग अलग चैप्टर से। तो जब जब जो चैप्टर हो उसके बाद देख लेना, या फिर एक साथ देखना हो एक साथ देख लेना, जैसा आपका इच्छा। दोबारा तिबारा क्लास में तो हो गई। ओके, तो ये एक साधन है जिससे आप सारा अपना कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बार बार कर सकते हैं।